दोस्तों आज हम लोग जानने वाले हैं एक ऐसे केस के बारे में जहां पर एक लड़की अपने घर से स्कूल के लिए निकलती है, लेकिन वो कभी स्कूल पहुंची ही नहीं और ना ही वो वापस अपने घर पर पहुंचती है। शाम होते होते उसकी माँ काफी ज्यादा परेशान हो गई कि आखिरकार आज उसकी लड़की स्कूल में से क्यों नहीं आई। और वो जाकर उसके स्कूल में जब पता करती है तो उसके स्कूल से उसे पता चलता है कि आज तो नताशा स्कूल आई ही नहीं। वो काफी ज्यादा परेशान हो गई कि पता नहीं यार ये लड़की कहाँ पर चली गई, और इसी बात को सोचकर वो पुलिस स्टेशन जा पहुंचती है। पुलिस स्टेशन में जाकर उसने रिपोर्ट की और पुलिस वालों ने उसे ढूंढना शुरू भी कर दिया, लेकिन अगले काफी दिनों तक पुलिस वाले उसे ढूंढते रहते हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं आया। पुलिस वालों का और नताशा की माँ का एक ही अंदाजा था कि हो सकता है नताशा को किसी ने किडनैप कर लिया हो या फिर किसी ने उसका कत्ल कर दिया हो, और हो ये भी सकता है कि उसका एक्सीडेंट वगैरह हो गया होगा। लेकिन एक्सीडेंट होता तो अभी तक पुलिस के पास उसकी कंप्लेंट आ जाती और पुलिस इस केस को पहले से ही हैंडल कर रही है, तो पुलिस को इस बारे में पता चल जाता और वो उसकी माँ को बता देते। लेकिन उनके पास अगले काफी दिनों तक कोई भी जानकारी नताशा के बारे में नहीं लगती है, और आज हम लोग इसी केस के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों केस शुरू करें उससे पहले अगर आप लोग ऑफबीट पॉडकास्ट पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसके ऊपर मैं इसी तरह की काफी सारी क्राइम और मिस्टीरियस स्टोरी लेकर आता रहता हूँ। और ऑलरेडी अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को लाइक कर वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, क्योंकि अगली वीडियो में मैं आप लोगों को शाउट आउट देने वाला हूँ। और इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का केस। टाइम था 2 मार्च 1958 का, जब नताशा कम्बुस 10 साल की हो चुकी थी और वो अपनी माँ के साथ ऑस्ट्रिया में रहा करती थी। नताशा की माँ एक सिंगल मदर थी, जिसके कारण उसे अपने घर परिवार को भी संभालना होता था, अपने बच्चों को भी संभालना होता था, और इसके साथ साथ वो जॉब पर भी जाया करती थी। तो वो पूरा का पूरा दिन काफी ज्यादा बिजी रहती और इसी चीज को नताशा भी देख सकती थी। लेकिन नताशा की माँ फिर भी नताशा को हर रोज स्कूल छोड़ने के लिए जाया करती थी। लेकिन नताशा ये सारी चीजें देखकर अपनी माँ को एक ही बात साबित करने पर तुली हुई थी कि अब वो बड़ी हो चुकी है और वो अकेले स्कूल जा सकती है, जिसके लिए वो सुबह सुबह जल्दी से तैयार हो जाती और उसके बाद अक्सर अपने स्कूल के लिए अकेले ही निकल पड़ती। लेकिन पीछे से उसकी माँ आ जाती और एक ही बात आकर नताशा से बोलती कि अगर वो थोड़ी सी देर रुक जाती तो वो दोनों साथ आ जाते। लेकिन नताशा फिर भी अपनी माँ को यही बात बोलती कि आपको घर का भी काफी सारा काम करना होता है, उसके बाद जॉब पर जाना होता है, तो आप मेरी ज्यादा चिंता मत कीजिए, मैं अकेले स्कूल चली जाऊंगी। और यही बात वो अक्सर अपनी माँ से बोला करती थी। यही बात बोलकर एक दिन 2 मार्च 1958 का टाइम था जब नताशा अपने घर से निकल पड़ती है। उसकी माँ अभी भी अपने घर के कामों में काफी ज्यादा बिजी थी, तो नताशा ने अपनी माँ से कहा कि वो अकेले ही स्कूल चली जाएगी, वो ज्यादा चिंता ना करें। और ये बात बोलकर वो अपने घर से निकल पड़ती है। अपने घर से निकलने के लगभग 1 किलोमीटर बाद ही वो एक जगह से टर्न लेती है, तो उसने सामने देखा कि एक बंदा एक गाड़ी के पास खड़ा हुआ है और मानो वो किसी की वेट कर रहा हो। वहां पर ज्यादा लोग आ जा नहीं रहे थे, तो नताशा पहले तो घबरा गई कि मुझे ऐसी जगह पर खड़े अकेले लोगों से दूर ही रहना चाहिए। लेकिन नताशा के दिमाग में ये बात भी थी कि अब वो बड़ी हो चुकी है और उसे अपनी सेफ्टी करनी आती है, और वैसे भी इतने खुले रोड पर कोई किसी को क्या नुकसान पहुंचा देगा। और यही बात सोचकर नताशा सीधे सीधे चलने लगती है और उस आदमी के पास से ही निकलने लगती है अपने स्कूल के लिए। लेकिन वो बंदा शायद इसी की वेट में था कि नताशा के आते ही उसने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला जिसके पास वो खड़ा हुआ था। दरअसल वो उसी की गाड़ी थी और नताशा को जबरदस्ती पकड़कर उसके अंदर डाल देता है। गाड़ी का दरवाजा बंद करने के तुरंत बाद वो गाड़ी को लेता है और वहां से निकल पड़ता है। नताशा अभी सिर्फ 10 साल की थी और उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो किसी आदमी से लड़ पाए। पहले तो वो काफी ज्यादा घबरा गई, लेकिन धीरे धीरे कर उसने अपने आप को समझाना शुरू किया, क्योंकि उसके टीचर्स ने उसने जो टीवी में देखा था उन सारी चीजों में यही बात कही थी कि अगर तुम्हें कोई किडनैप कर लेता है तो सबसे पहले तुम्हें घबराना नहीं है। और नताशा ने भी यही बात सोची कि मुझे यहाँ पर सिर्फ घबराना नहीं है और कुछ ही देर बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अपने मन को शांत करते हुए उसने उस किडनैपर से बात करना शुरू कर दिया कि आखिरकार वो उससे चाहता क्या है। किडनैपर उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता है, तो नताशा उसकी नॉर्मली बातें करने लगती है कि क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है, क्या तुम्हारे घर पर भी बच्चे हैं। लेकिन उसका किडनैपर उसकी किसी भी बात पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो अपनी गाड़ी चलाने पर ही ध्यान रखता है। कुछ ही देर बाद वो एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां पर कि शायद उस किडनैपर का घर था, और उसके बाद कुछ एक देर गाड़ी में वेट करने के बाद जब उस रोड से सारे के सारे लोग गायब हो चुके थे, सारे अपने काम पर जा चुके थे और उस किडनैपर को लगने लगा कि अब सारा रोड साफ है, तो वो नताशा को एक कंबल में छुपाकर अपने घर के अंदर लेकर जाता है। नताशा को पहले तो यही लगा कि ये बंदा शायद किसी सिंपल रूम में ले जाकर मुझे बंद कर देगा, लेकिन वो किडनैपर उसे इसी तरह
कंबल में लपेटे हुए एक कमरे के अंदर घुस जाता है। लेकिन कमरे के अंदर घुसने के बाद उसने उसका कंबल नहीं हटाया, जबकि उस कमरे के अंदर एक और कमरा बना हुआ था। वो उसे उसके अंदर लेकर जाता है। नताशा ये बात बिल्कुल साफ साफ देख सकती थी कि लगातार वो कमरों के अंदर घुसता जा रहा है और बाहर से जो रोशनी आ रही थी वो अंधेरे में बदलती जा रही है। और कुछ एक देर बाद ही वो नताशा को ले जाकर एक रूम में बंद कर देता है। और नताशा ने देखा कि इस कमरे के अंदर तो कोई खिड़की है ही नहीं। वो किडनैपर उसके साथ कोई खास बातें नहीं करता और वो उसे वहीं पर छोड़कर वापस बाहर चला जाता है। अब नताशा सोचने लगती है कि पता नहीं यार, इसने मुझे बेसमेंट में बंद कर रखा है या फिर घर के किसी फर्स्ट फ्लोर पर या सेकंड फ्लोर पर ये मुझे लेकर आ चुका है, क्योंकि ये मुझे गोद में उठाकर इस घर में घुसने के बाद काफी देर तक चलता रहा है। वो नताशा को उसी कमरे में छोड़ता है और उसके बाद वहां से चला जाता है। नताशा अब बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी, लेकिन उसके दिमाग में ये बात भी थी कि उसके टीचर्स ने उसे ये बात समझाई थी कि गलती से भी अगर कल को तुम्हें कोई किडनैप कर लेता है तो सबसे पहले तुम्हें घबराना नहीं है। और नताशा के दिमाग में भी यही बात आई कि अगर वो घबरा जाती है तो वो कमजोर पड़ जाएगी और उसके बाद उसका किडनैपर उसे कभी भी नहीं छोड़ेगा। तो नताशा ने उस कमरे के अंदर देखना शुरू किया कि यहाँ पर मेरे काम की क्या चीजें हैं और ये बंदा आखिरकार मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आया होगा। तो उसने पाया कि इस कमरे के अंदर एक कोने में टॉयलेट सीट बनाई गई है। इसके अलावा यहाँ पर एक टेबल है, एक चेयर है और एक बेड है। नताशा के दिमाग में ये बात भी आ रही थी कि ये बंदा हो सकता है 1-2 दिन के लिए उसे वहां पर रखे और उसके बाद उसका रेप करके उसे मार डाले। लेकिन नताशा के हाथ में अब कुछ भी नहीं था। तो उसने किडनैपर से बात करने के बारे में सोचा कि अगर वो उसके साथ एक दोस्त जैसा बर्ताव करती है तो शायद वो बंदा उसे छोड़ दे। नताशा को यहाँ पर आए हुए लगभग 1 हफ्ता बीत चुका था जब उसका किडनैपर हर रोज उसके कमरे में आता जहाँ पर उसे बंद किया गया था और वहां पर आने के बाद उसे खाना वगैरह देकर वापस चला जाता। अब धीरे धीरे कर नताशा उससे बात करना शुरू करती है कि आखिरकार वो कौन है, वो यहाँ पर उसे क्यों लेकर आया है और इसके साथ साथ वो उससे उसके फैमिली के नॉर्मल सवाल भी किया करती थी। लेकिन अभी भी वो किडनैपर उससे कोई बातें नहीं करता है। तो नताशा ने ये बात उससे कही कि यहाँ पर उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, वो बाहर जाना चाहती है। लेकिन किडनैपर ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। तो नताशा ने किडनैपर से ये बात बोलनी शुरू की कि वो अपना स्कूल का होमवर्क करना चाहती है, क्योंकि पूरा दिन यहाँ पर रहकर उसके किडनैपर ने उसे स्कूल का काम खुद ही देना शुरू कर दिया और नताशा उस काम को करने भी लगती है। वो हर रोज उसे एक टीचर की तरह स्कूल का काम देकर चला जाता और वापस आने के बाद उसका होमवर्क चेक भी किया करता था। वो हर रोज उसे खाना देता और यूं ही टाइम बीत रहा था। लगभग 3-4 महीने इस बात को बीत चुके थे और नताशा ने अब पूछना शुरू किया कि यार तुम मुझसे चाहते क्या हो, यहाँ पर तुमने मुझे बंद कर दिया है लाकर, आखिरकार तुम मुझे मेरे परिवार के पास जाने क्यों नहीं दे रहे। और इतना टाइम बीत जाने के बाद आखिरकार वो किडनैपर भी नताशा के साथ बात करने लगता है। वो नॉर्मली यूं ही बातें करते, सुबह शाम वो नताशा को खाना लाकर दे दिया करता था और जो कुछ भी उसे और कुछ चाहिए वो सारी चीजें भी वो उसे उपलब्ध करवा देता। और लगभग अगले 2 सालों तक नताशा का यही रूटीन रहता है। नताशा अब काफी ज्यादा बोर हो चुकी थी, लेकिन उसके दिमाग में ये बात जरूर थी कि उसे ये बात बिल्कुल भी नहीं भूलनी है कि आखिरकार वो कौन है और कहां से उसे पकड़ कर लाया गया है, क्योंकि एक न एक दिन उसे वापस अपने घर जाना है। तो नताशा अब उससे पूछने लगती है कि वो इसे यहाँ पर क्यों रखे हुए है, अब तो काफी ज्यादा टाइम बीत चुका है। तो उसने नताशा को बताना शुरू किया कि वो एक इजिप्शियन गॉड है और वो आगे से जब भी उससे बात करेगी उसे माय लॉर्ड कहकर पुकारेगी। वो उसके साथ थोड़ा और टाइम बिताती है। तो एक टाइम ऐसा भी आया जब नताशा ने उससे ये बात कही कि वो यहाँ पर रह रहकर अब काफी ज्यादा तंग आ चुकी है, वो बाहर जाना चाहती है। तो उसके किडनैपर ने कहा कि चलो ठीक है, तुम अगर बाहर जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें ले चलता हूँ, लेकिन बाहर जाने के बाद अपनी दिमाग को मत चलाना और यहाँ से भागने के बारे में तो बिल्कुल सोचना ही मत। नताशा ने कहा कि ठीक है, मुझे कहाँ पर भागना है, क्योंकि अब काफी ज्यादा टाइम हो चुका है और मुझे इस बारे में भी नहीं पता कि आखिरकार तुम मुझे कहाँ पर लेकर आए हो और मेरा घर यहाँ से कितनी दूर है। और इस बात के लिए उसका किडनैपर राजी हो गया, जिसके बाद पहली बार नताशा उस कमरे से बाहर निकलती है। उसके किडनैपर ने सबसे पहले एक दरवाजा खोला जो कि काफी ज्यादा मोटा था और उस दरवाजे से निकलने के बाद वो लोग एक रूम में पहुंच जाते हैं और उस रूम के आगे भी एक दरवाजा लगा हुआ था। उसने उस दरवाजे को भी खोला, जिसके बाद वो लोग एक और रूम में आ पहुंचते हैं। दरअसल ये बेसमेंट था और उसके बाद वो लोग सीढ़ियों से होते हुए ऊपर जाते हैं। दरअसल अब वो लोग असल के घर में पहुंचे थे और ये सारी चीजें देखकर नताशा को भी समझ नहीं आया कि उसने तो अभी सिर्फ यही बात सोची थी कि वो एक बेसमेंट में है, लेकिन असल में वो एक चैम्बर में थी, क्योंकि जो बंदा उसे यहाँ पर किडनैप करके लाया है उसका नाम वुल्फगैंग प्रीपोल है और ये घर उसके पिता ने बनाया था जब यहाँ पर एक न्यूक्लियर हमला होने की आशंका थी। तो इसके पिता ने घर के अंदर एक
एक बेसमेंट बनाया, बेसमेंट के अंदर एक कमरा बनाया और उस कमरे के अंदर एक और कमरा बनाया जहां पर आज के टाइम नताशा रह रही थी। तो उसका किडनैपर उसे अपने मेन घर में लेकर आता है और वहां पर आकर सारी की सारी जगह दिखाता है और उसे एक ही बात बोलता है कि तुम्हें कभी भी इस घर से बाहर नहीं जाना है। नताशा इस बात के लिए मान गई, लेकिन इसके साथ साथ नताशा ने उसके सामने एक रिक्वेस्ट की कि उसने लगभग पिछले 2 सालों से ठंडी हवा को बिल्कुल फील भी नहीं किया, तो क्या वहां बाहर जो गार्डन है वहां पर जाकर वो कुछ टाइम बिता सकती है। और उसका किडनैपर भी इस बात के लिए राजी हो गया। नताशा उस घर के बाहर जाती है और वहां पर जाकर उसने पता नहीं कितने दिनों बाद सनलाइट को फेस किया था। वहां पर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, पार्क का माहौल था। तो नताशा इस चीज को देखकर काफी ज्यादा खुश हुई, लेकिन उसका किडनैपर कुछ एक देर बाद ही उसे वापस घर के अंदर ले आता है। नताशा ने ये बात उसके किडनैपर से कही कि वो वापस उस कमरे में नहीं जाना चाहती, अगर वो चाहे तो उसे यहीं पर इस घर में रख सकता है, वो कभी भी इस घर से बाहर नहीं जाएगी। तो उसके किडनैपर ने कहा कि अगर वो चाहती ही है तो कुछ एक टाइम यहाँ पर बिता सकती है, लेकिन अपना ज्यादातर टाइम उसे उस रूम में ही बिताना होगा। नताशा इतने दिनों बाद उस रूम से निकली थी और छोटी सी उसे एक आस मिली थी उस घर से बाहर नेचुरल हवा में आने की, तो वो इस बात के लिए राजी हो गई। और असल में अगर उसके किडनैपर को देखा जाए तो वो भी इसी वेट में था कि आखिरकार ये लड़की कब इस बात के लिए तैयार हो जाए कि ये पूरी तरीके से मेरे कंट्रोल में आ जाए। और आज के टाइम में नताशा ने बिल्कुल हाँ भर दी थी कि जैसा वो कहेगा वो बिल्कुल वैसा ही करने वाली है, बस वापस उसे उस रूम में ना भेजे। और वो नताशा को यहीं पर रखने लगता है। अब तक नताशा 12 साल की हो चुकी थी और उससे घर के काम करवाने लगता है। वो घर के सारे काम बिल्कुल बारीकी से उससे करवाता है और छोटी सी भी गलती अगर नताशा से हो जाती है तो वो उसे बड़े ही बुरे तरीके से मारता है। अब नताशा हर एक काम को जो भी उसे घर पर करना होता था वो उसे बड़े ही सफाई से करती है। और एक दिन ऐसा भी आया जब वो किचन में काम कर रही थी तो उसने सामने की जो टाइल थी वो अच्छे से साफ नहीं की थी, तो उसके किडनैपर ने वापस आकर नताशा को पकड़कर बड़े ही बुरे तरीके से मारा और उसे लगभग अगले 2 दिनों तक खाना नहीं दिया। नताशा उससे माफी मांगती है और उसके बाद फिर से सफाई पर लग जाती है। उसके किडनैपर को अब फील होने लगा था कि जिस तरह की लड़की वो बनाना चाहता था वो बन चुकी है। दरअसल उस किडनैपर की एक इच्छा थी कि उसे एक ऐसी लड़की की जरूरत है जो कि उसके वो सारे के सारे काम करे जो कि वो चाहता है, ज्यादा उससे आर्गुमेंट ना करे और पूरा का पूरा दिन उसके इशारों पर काम करती रहे। और वो नताशा को बिल्कुल इसी तरह से ट्रेन कर रहा था, क्योंकि उसने ये बात सोच रखी थी कि वो आगे चलकर नताशा से शादी करने वाला है। उसने अक्सर नताशा को ये बात बताई थी कि वो अपनी जिंदगी में एक ऐसा जीवन साथी चाहता है, वो अकेला हो तो उसकी बातों को समझे, वो सुंदर हो लेकिन बिना मेकअप के, उसे ज्यादा मेकअप वगैरह ना करना पड़े, वो नेचुरली काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, उसे अच्छा खाना बनाना आता हो और जो कुछ भी वो उससे बात कहे वो आराम से उसे मान ले, ना कि ज्यादा उस चीज में अपना दिमाग चलाए और अलग अलग तरह की उसे राय दे। नताशा बिल्कुल वैसा ही करती जा रही थी जैसा कि उसका किडनैपर बोल रहा था। और एक प्लस पॉइंट उसके लिए ये भी बन गया कि उसका नताशा के ऊपर विश्वास जमता जा रहा था। उसका किडनैपर घरों को रेनोवेट करने का काम किया करता था और जब उसका नताशा के ऊपर पूरा विश्वास बन चुका था तो वो उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। वो वहां पर सुबह ही निकल पड़ता और रात होने के बाद नताशा को वापस लेकर आया करता था। ये घर पूरे तरीके से खाली हुआ करते थे और वहां पर नताशा और उसके किडनैपर के अलावा उस टाइम कोई भी नहीं हुआ करता था जिससे नताशा कोई मदद मांग पाए। और इसी तरह उन्होंने काफी जगह जाकर बहुत सारे घर रेनोवेट भी किए। नताशा वहां पर जाने के बाद काफी बार ये बात सोचा करती थी कि वो यहाँ से भाग जाएगी, लेकिन उसे इस बारे में भी पता था कि अगर वो यहाँ से भागने में अगर नाकामयाब रहती है तो वापिस ये बंदा वहीं पर उसी बेसमेंट में ले जाकर इसे बंद कर देगा और उसके बाद तो ये कभी बाहर भी नहीं निकल पाएगी। इसी तरह वो काफी जगह पर जाती है, लेकिन वहां पर जाने के बाद उसे भागने का मौका कभी नहीं मिलता। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया जब उसका किडनैपर उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही विश्वास करने लगता है और अपने घर में खड़ी एक गाड़ी को वो नताशा से साफ करवा रहा था। वैक्यूम क्लीनर की कुछ ज्यादा ही आवाजें आ रही थी और इसी बीच उस किडनैपर के पास किसी बंदे का फोन आ जाता है। वो उससे बातें कर रहा था, लेकिन वैक्यूम क्लीनर की जब आवाजें कुछ ज्यादा ही आ रही थी तो वो अपने घर के अंदर चला जाता है। नताशा के पास ये पहला मौका आया था जब उसका किडनैपर उसके पास नहीं था और दिन का टाइम था, बाहर लोग घूम रहे थे। तो नताशा ने उस वैक्यूम क्लीनर को इसी तरह ऑन छोड़कर घर के बाहर वाले दरवाजे की तरफ भागना शुरू कर दिया और वो जितनी भी तेजी से भाग सकती थी उस तरफ भागकर उस घर से बाहर निकल जाती है। और सबसे पास में एक और जो घर खुला हुआ था उसके अंदर जाकर एक महिला से मिलती है। उसने अपनी पूरी की पूरी कहानी उसे बतानी शुरू की और इसके साथ ही ये बात भी कही कि वो बंदा यहाँ पर आता ही होगा, अगर हम दोनों को अकेले यहाँ पर पकड़ लेता है तो हो सकता है दोनों को ही वो मार डाले।
तो वो महिला तुरंत पुलिस के पास कॉल कर देती है। पुलिस जल्द से जल्द वहां पर आ पहुंचती है, नताशा को अपनी सेफ्टी में ले लेती है। लेकिन अभी तक उस किलर को पता चल चुका था कि नताशा यहाँ से भाग चुकी है और अब पुलिस उसे ही ढूंढ रही है। लेकिन पुलिस जब तक उस किडनैपर के पास पहुंचती वो वहां से जा चुका था और पुलिस अभी भी उसका पीछा कर रही थी। लेकिन उस किडनैपर ने एक रेलवे ट्रैक के ऊपर जाकर एक ट्रेन के नीचे आकर अपनी जान गंवा दी। नताशा अब बिल्कुल फ्री हो चुकी थी और उसने पुलिस वालों को बताया कि इस बंदे ने यहाँ पर उसे लगभग 8 सालों तक बंदी बनाकर रखा है। उसके माता पिता का नाम ये है, वो यहाँ से आई थी और अब वो वापस अपने घर पर जाना चाहती है। तो पुलिस वालों ने उसका सारा अता पता ढूंढकर उसे वापस उसके घर पर पहुंचा दिया। नताशा वापस जाकर अपनी माँ से मिलती है, अपने पिता से मिलती है और वहां पर जाने के बाद उसे पता चलता है कि नताशा के गायब हो जाने के बाद उसके पिता को एक बार तो ये शक होने लगा था कि शायद उसकी माँ ने ही उसे मार डाला है, जिसके चलते उसने पुलिस के पास कॉल कर दिया और ये बात बताई कि उनकी बेटी गायब है और उसके गायब होने के पीछे हो ना हो उसकी माँ का ही हाथ है। लेकिन पुलिस वालों ने बाद में उसके पिता को ये बात बताई कि जब से वो लड़की गायब हुई है इस महिला ने आकर यहाँ पुलिस कंप्लेंट कर रखी है और हम लोग उसे ढूंढ रहे हैं। लेकिन उसके पिता को उसकी माँ के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, तो उन्होंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया और उसके बाद इस केस की तहकीकात करनी शुरू की। उस डिटेक्टिव को जो कुछ भी पता चलता है उसके हिसाब से उन्हें शक था कि इसकी माँ ने उस लड़की को मारकर एक तालाब में फेंक दिया है। लेकिन पुलिस वाले जब वहां पर जाकर उस तालाब में छानबीन करते हैं तो वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन आज के टाइम में नताशा वापस आ चुकी थी और उसने वापस आकर अपने माता पिता को पूरी की पूरी उस घटना के बारे में बताया कि उसके साथ क्या बीता था। उसकी कहानी सुनकर हर कोई हैरान था कि आखिरकार कोई लड़की 8 सालों तक इस तरह किसी की बंदिश में कैसे रह सकती है और इतने दिनों तक रह जाने के बाद भी वो किस तरह से उसके चंगुल से निकल कर आई होगी। इस चीज के ऊपर नताशा ने बाद में एक किताब लिखी और इसके ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई। टाइम 12 मार्च 1996 का था जब एक व्यक्ति ने देखा कि उसका पड़ोसी जो कि अभी अभी अंदर गया था वो अभी बाहर आया और बाहर आते आते वो बड़े ही बुरे तरीके से रो रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आया कि आखिरकार इसके साथ ऐसा क्या हो गया कि ये अभी तो अंदर घुसा था और रोते रोते ये बाहर आ रहा है। वो व्यक्ति उस लड़के के पास जाता है और उससे जाकर उसने जब पूछताछ की कि आखिरकार वो क्यों रो रहा है तो वो भी इस बात को जानकर हक्का पक्का रह गया कि ये क्या हो गया। और इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को पहले ही वार्निंग दे दूं कि ये वीडियो काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग होने वाली है, तो प्लीज अगर आप लोग कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हैं और खून खराबे वाली चीजों को नहीं देख सकते तो प्लीज इस वीडियो को यहीं पर बंद कर दीजिए और आप हमारी किसी और वीडियो को जाकर देख सकते हैं। इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का केस। टाइम था 12 मार्च 1996 का जब ऑस्ट्रेलिया में मौजूद एक लड़का मैथ्यूज पूरी रात अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिताने के बाद वापस अपने घर पर पहुंचता है और जैसे ही वो घर के अंदर घुसा तो उसके जस्ट 2 ही मिनट बाद वो वापस रोते रोते बाहर निकलता है। उसके पड़ोसी ने देखा कि पता नहीं यार इस लड़के को क्या हुआ कि अभी तो ये अंदर घुसा था और अभी ये रोता रोता बाहर आया है। तो वो उसके पास जाकर पूछता है कि बेटा तुम्हें क्या प्रॉब्लम है और तुम इस तरह क्यों रो रहे हो। तो 18 साल के मैथ्यू डी ग्रूची ने कहा कि मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के बाद अब आया था और जैसे ही मैंने अंदर जाकर अपने परिवार को संभाला तो वो तो बड़े ही बुरे तरीके से मरे पड़े हैं। इस टाइम घर के अंदर मैथ्यू की माँ जेनिफर जो कि 41 साल की है, सैरा उसकी एक छोटी बहन जो कि 13 साल की थी और 15 साल का उसका एक छोटा भाई एड्रियन मौजूद थे। लेकिन अभी इस टाइम उनमें से कोई भी जिंदा नहीं है और मैथ्यू इस हालत को लेकर बड़े ही बुरे तरीके से रोता जा रहा था। तो वो पड़ोसी मैथ्यू को शांत करवाता है तो उसने उसे वहीं घर के बाहर बैठा दिया और खुद अंदर जाकर घर का मुआयना करने की कोशिश की। लेकिन अंदर का हाल ही कुछ ऐसा था कि ज्यादा देर तक वो भी नहीं देख पाया और वो तुरंत बाहर आकर पुलिस के पास कॉल करता है। उसने सारी घटना के बारे में बताया कि किस तरह का यहाँ पर हाल हो चुका है और ये लड़का अभी अभी जस्ट आया ही था, इसने कुछ इस तरह का माहौल यहाँ पर पाया है। पुलिस वहां पर आ पहुंची और उन लोगों ने अंदर जाकर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। सबसे पहले वो लोग मैथ्यू की माँ जेनिफर के रूम में जाते हैं और वहां पर जाकर उन्हें पता चलता है कि इन्हें इतने बुरे तरीके से मारा गया है, शायद किसी न किसी भारी हथियार से इनके सिर पर वार किया गया होगा और वार भी इतने बुरे तरीके से किया गया है कि इनका सिर फटकर अलग हो चुका है। और उस बात का अंदाजा आप इससे ही लगा सकते हैं, उनका सिर फटने के बाद उनका दिमाग साफ साफ दिखाई दे रहा था। उनका पूरा बेड खून से लथपथ हो चुका था और उसका खून अब लगभग जमने लगा था क्योंकि ये बात काफी देर पहले की थी।
जेनिफर के रूम को देखने के बाद पुलिस जाती है सैरा के रूम में। 13 साल की वो छोटी बच्ची जो कि मैथ्यू की बहन है, और उस किलर ने इस बेचारी को भी नहीं बख्शा। इसके सिर पर काफी सारे वार किए गए थे और इसके अलावा उसके हाथों पर भी काफी सारे निशान थे, और ये इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जब हत्यारा इसके ऊपर हमला कर रहा था तो इसने अपने आप को बचाने के लिए शायद अपने दोनों हाथ आगे किए होंगे, और उसी बीच इसके हाथों पर भी काफी सारे निशान आ गए। इसी तरह इन्वेस्टिगेशन करते करते पुलिस जब 15 साल के एड्रियन के रूम में जाती है तो वहां पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, और पुलिस को शक होना शुरू हुआ कि ये बंदा यहाँ से गायब है। हो सकता है इसके पीछे यही हो, या फिर जो किलर यहाँ पर आया था उसने इसे बंदी बना लिया होगा। और इसी बात को सोचते सोचते जब वो लोग गैराज में जाते हैं तो वहां पर उन्हें एड्रियन की भी बॉडी मिल जाती है। किलर ने इसके ऊपर भी हमला करते समय किसी तरह की इंसानियत नहीं दिखाई, और इसे भी इतने बुरे तरीके से मारा गया था कि उसके आधे दांत टूटकर वहीं गैराज में इधर उधर गिरे हुए थे। और जब बाद में उसकी हॉस्पिटल से पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली तो उसमें पता चला कि इसे कुल 30 इंजरी आई हुई थी, जो कि ज्यादातर तो इसके फेस पर थी, गर्दन पर थी, और कुछ एक इसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स पर। तब तक मैथ्यू के पिता वैन भी वहां पर आ चुके थे, और पुलिस वैन से भी काफी सारी पूछताछ करती है। पुलिस को यही बात समझ में आई कि मैथ्यू तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था, लेकिन इसके पिता ये बोल रहे हैं कि ये अपने दोस्तों के साथ थे, लेकिन हो सकता है ये अपने दोस्तों का नाम लेकर इस तरह यहाँ से चले गए हों, और बाद में रात को आकर इन्होंने ये सारा कांड रचा दिया हो। तो पुलिस वैन से काफी सारी पूछताछ करती है, और वैन ने बताया कि मैं अपने दोस्तों के साथ कल रात गोल्फ खेलने के लिए गया हुआ था, और उसके बाद मैं अपने माता पिता के यहाँ चला गया और रात को मैं वहीं पर सो रहा था। पुलिस ने वैन के दोस्तों से और उसके माता पिता से जब पूरी पूछताछ कर ली थी तो उन्हें समझ आ गया कि इसके पीछे वैन नहीं है। मैथ्यू ये बात कहता है कि मेरे पिता अगर इस चीज के पीछे नहीं तो हो ना हो ये सभी हत्याएं चोरी के लिए की गई हैं। जब पुलिस उनके घर पर जाकर थोड़ी छानबीन करती है तो उन्होंने पाया कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ कुछ एक हथौड़े गायब हैं, इनके गैराज से कुछ प्लास पेचकस वगैरह गायब हैं, और कोई भी ज्यादा महंगी चीज यहाँ से गायब नहीं। और इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को पता चलता है कि यहाँ पर एक ऐसा कारपेट भी मौजूद है जो कि कुछ ही देर पहले शायद फाड़ा गया होगा। और जब उन लोगों ने ज्यादा गहराई से उसकी तहकीकात की तो उन्हें पता चलता है कि इसे उस किलर ने ही काटा होगा, क्योंकि हो सकता है उसका ब्लड वगैरह यहाँ पर गिर गया हो और वो नहीं चाहता कि उसका किसी भी तरह का कोई डीएनए यहाँ पर रहे। और इसी तरह इन्वेस्टिगेशन करते करते पुलिस के सामने से सारे के सारे क्लू हटते जा रहे थे, सस्पेक्ट हटते जा रहे थे, और सिर्फ एक ही बंदा था जिसके ऊपर अभी तक पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन नहीं की थी, और वो था मैथ्यू। तो पुलिस ने मैथ्यू के बारे में थोड़ी छानबीन की, और उन लोगों ने मैथ्यू को अपने पास बुलाया कि तुमने ये बात कही थी कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के पास 8 बजे जाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन तुम तो रात को 11 बजे पहुंचे थे, क्योंकि पुलिस ने उसकी गर्लफ्रेंड से उसके बारे में सारी डिटेल निकलवा ली थी कि ये रात को तुम्हारे पास किस टाइम पहुंचा और वो सुबह अपने घर के लिए किस टाइम निकला था। तो मैथ्यू ने बताया कि लास्ट नाइट मेरे पिता भी घर से जा चुके थे और मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाने के लिए जस्ट तैयार ही हो रहा था कि उसी टाइम हमारे घर पर कॉल आता है। जब मैंने उस कॉल को उठाया तो सामने वाले ने मुझे ये धमकी दी कि आज रात तुम्हारे पूरे के पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। मेरी माँ इस बात को जानकर काफी ज्यादा घबरा गई, और ना तो मैं जानता था और ना ही मेरी माँ जानती थी कि ये कॉल किसने किया है, और जिसने ये कॉल किया है आखिरकार वो हमसे चाहता क्या है। तो मेरी माँ ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं थोड़ी देर वहां पर रुक जाऊं, और रात के उस टाइम 8 बजे थे और 11 बजे तक मैं उनके साथ रहता हूं, और उसके बाद आखिरकार हमारे घर पर जब कोई भी नहीं आया तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर निकल जाता हूं। और जाने से पहले अपनी माँ से मैंने यही बात कही थी कि सारे के सारे खिड़की दरवाजों को बड़े ही अच्छे से बंद कर लो और किसी न किसी ऐसे रूम में चले जाओ जो कि काफी ज्यादा अंदर है, क्योंकि बाहर वाला दरवाजा वो किलर आकर अगर तोड़ भी देता है तो आप लोगों के पास वो नहीं पहुंच पाएगा। तो पुलिस ने कहा कि चलो ठीक है, तुमने बहुत अच्छा काम किया कि अपने परिवार का तुमने ध्यान रखा। और इस बात को बोलकर पुलिस जा पहुंचती है उनके मोबाइल कॉल की हिस्ट्री को देखने के लिए। उन्हें पता चलता है कि जिस रात ये कत्ल हुआ था उस रात तो इनके पास कोई कॉल वगैरह आया ही नहीं। तो उन्होंने फटाक से मैथ्यू को पकड़ लिया और उसे और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने साथ लेकर गई। वो लोग उनके पड़ोसियों से भी पूछताछ करते हैं कि मैथ्यू किस तरह का लड़का है और क्या ये इस तरह के
कारनामे कर सकता है। तो उनके पड़ोसियों ने भी बताया कि वो वैसे तो काफी ज्यादा अच्छा लड़का है, लेकिन अक्सर उसकी माँ के साथ उसकी इस बात को लेकर लड़ाई होती रहती थी कि वो गाड़ी लेकर जाना चाहता है, और उसकी माँ इस बात से साफ इनकार कर दिया करती थी कि तुम्हें गाड़ी ले जाने की कोई भी जरूरत नहीं, तुम वैसे भी तो बाहर जा सकते हो। और इसके अलावा तो उनके परिवार के साथ उसकी काफी ज्यादा अच्छी बनती थी। इसी टाइम इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को एक बैग में मिलता है जो कि उनके घर से कुछ ही दूरी पर उन्हें मिला था। उसमें एक कारपेट का टुकड़ा, कुछ प्लास पेचकस और ऐसा ही कुछ और सामान मौजूद था, जो कि असल में देखा जाए तो मैथ्यू के घर से रिलेट करता था। पुलिस ने उस कारपेट को लिया और तुरंत उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसके ऊपर किस तरह के खून के धब्बे लगे हुए हैं और कितने तरह के खून के धब्बे इस पर लगे हुए हैं, ये सारी की सारी छानबीन करने के लिए उसे फोरेंसिक लैब में भेज दिया। और फोरेंसिक लैब का जब रिजल्ट सामने आया तो उन्हें पता चलता है कि इसके ऊपर मैथ्यू के भी खून के धब्बे लगे हुए हैं। और इन तीनों की ही बॉडी को जब पोस्टमार्टम किया गया तो इसी बात का पता चला कि इन तीनों को ही 10 से 11 के बीच में मारा गया होगा। और यही वो टाइम था जब मैथ्यू अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर पहुंचा। तो हो ना हो ये अपनी फैमिली को ही निपटा कर अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर गया होगा। पुलिस मैथ्यू को अपने पास बैठाती है और उससे इन सारी की सारी चीजों के बारे में पूछती है कि इस टाइम तो ये कत्ल हुआ था, इस टाइम तुम अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर पहुंचे और जिस कॉल के बारे में तुम बता रहे हो वो तो तुम्हारी कॉल हिस्ट्री में है ही नहीं। This is an electronic recorded interview between Detective Sergeant DJ Sharkey and Matthew Wayne DeGrucci. When the call's made, I'll just try and clarify myself. The phone rings, you pick the phone off out of the cradle. How long a time after picking the phone up does the line stay open? When he just hear the beeps. So, are you saying that they hang up as soon as you pick the phone up? Is that what happens? Well, as soon as you pick the phone up to put it to your ear, you just hear the beeps. और इसी तरह के कुछ एक और सबूत इकट्ठा करके और उस फटे हुए कारपेट पर जो मैथ्यू के ब्लड स्पॉट मिले थे उन सभी चीजों को इकट्ठा करके इस केस को कोर्ट में पहुंचाया जाता है। और कोर्ट में मैथ्यू के खिलाफ इतने सारे सबूत देखकर जज ने उसे 28 साल की सजा सुनाई, लेकिन उसे 28 साल तक जेल में नहीं रहना पड़ा और 2019 आते आते उसे रिहा कर दिया गया। उसके सारे के सारे रिश्तेदार ये बात बोल रहे थे कि जो बंदा इस तरह का काम कर सकता है उसे आप लोगों को कभी बाहर ही नहीं निकालना चाहिए। लेकिन वहीं उसके पिता ये बात बोल रहे थे कि मुझे नहीं लगता कि मेरे बेटे ने ये सारे के सारे कारनामे रचे होंगे, क्योंकि वो अपनी फैमिली से काफी ज्यादा प्यार करता था और अब वो घर पर आ ही चुका है तो मैं इस बात को लेकर काफी ज्यादा खुश हूँ। लेकिन दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का एक ये बयान भी सामने आता है जिसमें उसने कहा कि मैंने वहां पर जाकर पर्सनली वो सारे के सारी हालत देखी थी कि किस तरह से उन लोगों को मारा गया था, और असल में अगर इस व्यक्ति ने ही उन्हें मारा है तो कभी भी इसे जेल से बाहर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि ये बाहर जाकर उससे भी बड़ा कांड रच सकता है। वैसे दोस्तों आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जनवरी 2020 स्प्रिंगफील्ड यूएसए। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ उस टाइम की जब एक कपल अपने लिए एक घर ढूंढ रहा था। वो लोग आज से पहले किराए पर रहा करते थे, लेकिन अब वो लोग खुद के लिए एक घर खरीद रहे थे। ये कपल पूरा दिन ऑनलाइन गेम खेला करते थे और यही इनका इनकम का सोर्स था। अब ये लोग एक नया घर ढूंढ रहे थे ताकि अपना पूरा का पूरा सेटअप वो लोग अपने नए घर में पहुंचा सकें और अब वो घर इनका खुद का हो, ये किसी रेंट वगैरह पर ना रहे। और इसी के तौर पर वो लोग स्प्रिंगफील्ड में मौजूद जितने भी बिकाऊ घर थे उन सभी को विजिट कर रहे थे। वो लोग लगभग सारे घरों में घूम चुके थे और उन्हें वहां पर अंदाजा हो चुका था कि यहाँ पर अगर उन्हें घर लेना है तो इतनी रेंज उनके पास होनी ही चाहिए। और इसी बात को ध्यान में रखकर वो लोग अभी भी घर ढूंढ रहे थे जो कि उनके बजट में भी फिट हो और वहां पर फैसिलिटी भी उतनी हो जितना कि वो लोग चाहते हैं। और इसी तरह ढूंढते ढूंढते वो लोग जा पहुंचते हैं इस घर में। जब उन लोगों ने इस घर के रेट के बारे में पूछा, इसके एरिया के बारे में पूछा, तो उन लोगों को काफी ज्यादा अजीब लगता है सुनकर, क्योंकि वहां पर मौजूद बाकी घरों का रेट काफी ज्यादा था। तो उन लोगों ने डीलर से बात की और इस घर को विजिट करने के लिए कहा। उनका डीलर इस बात के लिए मान भी जाता है कि वो उन्हें इस घर में घुमा देगा और पूरे के पूरे घर के बारे में अच्छे से उन्हें बता देगा। तो अब वो दोनों ही पति पत्नी वेट करने लगते हैं कि डीलर कब आएगा और उन्हें उस घर में कब घुमा कर लाएगा। और उसके अगले ही दिन शाम को लगभग 6 बजे का टाइम हुआ था जब डीलर वहां पर आता है उन दोनों पति पत्नियों के पास और उन्हें आकर कहता है कि चलिए आप लोग घर देखने के लिए बोल रहे थे
आज मैं आप लोगों को वो घर दिखा दूंगा। दरअसल मैं दिन में नहीं आ पाया क्योंकि मुझे कहीं और भी जाना था। और इसी तरह बातें करते करते वो लोग उस घर के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वो लोग उस घर के अंदर जाते हैं तो उस पति पत्नी को उस घर के अंदर से काफी ज्यादा एक गंदी स्मेल आती है। उन लोगों ने डीलर से पूछा कि आखिरकार ये स्मेल किस चीज की है, तो डीलर ने बताया कि मुझे इस बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं पता और सिंपली जो कुछ डिटेल मुझे इस घर के बारे में पता है मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो उस कपल ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उन्होंने यही सोचा कि साफ सफाई ही तो करवानी है, कोई बात नहीं हम लोग करवा लेंगे, और वैसे भी ये घर हमें काफी ज्यादा सस्ता पड़ रहा है तो हम लोगों को और अंदर जाकर इस घर के बारे में अच्छे से जानना होगा। तो डीलर उन्हें वहां पर मौजूद और कमरों में घुमाने लगता है और इसी तरह सारे के सारे जब वो घर में घूम चुके थे तो डीलर उन्हें बेसमेंट में लेकर जाता है और उसने ये बात बताई कि यहाँ पर भी 3 कमरे हैं, अगर आप लोग अपना सामान यहाँ पर रखना चाहें तो इन्हें स्टोर की तरह यूज कर सकते हैं। जहाँ पर सबसे पहले जब वो लोग पहले कमरे में जाते हैं तो वहां पर एक बॉयलर लगा हुआ था पानी गर्म करने वाला, जिसे वहां पर रहने वाले लोग अक्सर सर्दियों में यूज किया करते थे। वो लोग दूसरे कमरे में जाते हैं, वहां पर एक शावर लेने की जगह थी और नीचे कंक्रीट का फर्श लगा हुआ था। थोड़ी अजीब बात जो थी वो ये थी कि फर्श के ऊपर और वहां पर दीवारों पर थोड़े थोड़े निशान लगे हुए थे। ना तो कपल को पता था और ना ही उस डीलर को कि आखिरकार ये निशान किस चीज के हैं, तो उन लोगों ने इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उस कपल ने यही बात सोची कि कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत खराबी है, हम लोग इसे भी ठीक करवा लेंगे। और इसके बाद वो कपल जाता है अगले कमरे में। यहाँ पर बेसमेंट में नीचे कुल 3 कमरे मौजूद थे। वो लोग जैसे ही अगले कमरे में जाते हैं तो वो कमरा पूरे तरीके से बिल्कुल खाली था, बस उसकी दीवारों पर कुछ एक चीजें लगी हुई थी। पहले तो उस कपल को भी कुछ समझ नहीं आया कि आखिरकार ये दीवारों पर क्या चिपका हुआ है, लेकिन जैसे ही उसके पति ने दीवार पर जाकर थोड़ा चेक किया तो उसे पता चलता है कि ये तो साउंड प्रूफ फॉर्म है। और ये चीज देखकर उसने डीलर से पूछा कि क्या यहाँ पर पहले सिंगर रहा करता था, क्योंकि इस तरह की ये सारी की सारी साउंड प्रूफ फॉर्म इसी तरह के कामों में यूज की जाती हैं। तो उस डीलर ने कहा कि नहीं सर, ये मकान पहले किसी सिंगर वगैरह का नहीं जबकि एक सीरियल किलर का था। और क्या आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ये घर आपको इतना सस्ता क्यों मिल रहा है? वो कपल कुछ समझ नहीं पाया और उन लोगों ने डीलर से पूछा कि आखिरकार ऐसा क्या इस घर में हुआ था जिसके कारण आज इसके रेट इतने ज्यादा गिरे हुए हैं। तो उस डीलर ने पूरी की पूरी कहानी बतानी शुरू की कि इस घर की हिस्ट्री क्या है। उसने बताया कि जनाब ये किसी सिंगर वगैरह का घर नहीं जबकि एक सीरियल किलर का है, और जहां पर आप लोग खड़े हैं ये सारी की सारी फोम किसी भी तरह की गानों की आवाज रोकने के लिए नहीं है, जबकि ये सारी की सारी लगी हुई हैं चीखों को रोकने के लिए। और ये बात कहकर उसने एक कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताना शुरू किया कि ये घटना है आज से लगभग 2 साल पहले की, जब टाइम था 27 मई 2018 का। शाम का टाइम था जब पुलिस रोड पर अपना रूटीन चेकअप कर रही थी गाड़ियों का। वो लोग सिर्फ यही देख रहे थे कि वहां पर जितनी भी गाड़ियां घूम रही हैं उनके कागज कार्रवाई पूरी है या नहीं, कोई गाड़ी चोरी की तो नहीं है। और इसके साथ साथ वो लोग ये भी देख रहे थे कि किसी गाड़ी की कोई हेडलाइट ना टूटी हुई हो, इंडिकेटर वगैरह ना टूटा हुआ हो, और जिनका टूटा हुआ था उनका वो लोग चालान बना रहे थे। तो इसी बीच पुलिस को एक ब्लैक कलर की निसान गाड़ी दिखाई पड़ती है जिसका एक साइड का इंडिकेटर टूटा हुआ था और वो गाड़ी पुलिस के जस्ट नजदीक से निकल जाती है। तो पुलिस ने अपनी गाड़ी उसके पीछे लगा दी और अपनी गाड़ी की लाइट जला ली, जिससे सामने वाले जो गाड़ी चला रहा है उसको इस बात का पता चल जाए कि पुलिस उसी के पीछे पीछे आ रही है। तो उस ब्लैक कलर की निसान गाड़ी वाले ने अपनी गाड़ी रोक ली और अपनी खिड़की खोलकर पीछे आ रही पुलिस की गाड़ी से ये बात पूछी कि आखिरकार वो लोग क्या चाहते हैं। पुलिस ने अपनी गाड़ी उसके पीछे ले जाकर खड़ी की और पुलिस वाले जब अपनी गाड़ी से नीचे उतरते हैं और उस गाड़ी के नजदीक जाते हैं तो वो बंदा तुरंत अपनी गाड़ी में बैठता है और अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वहां से भगाने लगता है। पुलिस ने अभी तक तो उस बंदे को सिर्फ इसलिए रोका था कि उसका इंडिकेटर टूटा हुआ था, लेकिन जैसे ही पुलिस अपनी गाड़ी रोकती है और उस बंदे के पास जाने लगती है तो उन लोगों ने इसी बीच ये चीज देखी कि इस गाड़ी के अंदर एक महिला भी बैठी हुई है जो कि काफी ज्यादा तनाव में है और मानो वो अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रही हो। पुलिस अपनी गाड़ी लेकर निसान गाड़ी वाले के पीछे भगाने लगती है और कुछ एक दूर जाने के बाद पुलिस ने आगे भी इन्फॉर्म कर दिया था जो कि पुलिस के आगे गाड़ियां खड़ी हुई थी, तो उन गाड़ियों की मदद से आखिरकार उस बंदे को पकड़ लिया जाता है। उस बंदे ने अपनी गाड़ी रोकी और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन तभी पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया और अपनी हिरासत में ले लिया। उस बंदे ने कहा कि जनाब मुझे छोड़िए, दरअसल इस गाड़ी के अंदर जो
महिला मौजूद है उसके पास गन है और उसी ने एक बंदे को मार दिया है जो कि अब डिग्गी में मौजूद है, और ये बात बताकर वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन पुलिस वाले वहां पर तब तक काफी सारे आ चुके थे, तो कुछ एक पुलिस वालों ने तो उसे अपनी हिरासत में लिया और बाकी अपनी गन वगैरह लेकर उस गाड़ी की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही उन लोगों ने अपनी गन तानकर उस गाड़ी के गेट को खोला तो उन लोगों ने पाया कि गाड़ी के अंदर एक महिला मौजूद है जो कि खून में लथपथ हो चुकी है, उसका जबड़ा टूट चुका है, उसे काफी सारी और भी इंजरी आई हुई है। तो उन लोगों ने महिला से पूछा कि आप क्या चाहती हैं, आखिरकार आपने इस तरह के ये सारे कारनामे क्यों किए। तो वो महिला काफी ज्यादा घबरा गई और उसने बताना शुरू किया कि जनाब ये सारी हरकतें जो हैं, जो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि बंदूक वगैरह जो कुछ भी आप बोल रहे हैं, ये सारे के सारे मैं नहीं कर रही, जबकि ये सारे कारनामे वो बंदा कर रहा है। और पुलिस को उसने बताना शुरू किया कि इस आदमी ने पिछले 1 महीने से मुझे कैद कर रखा है। पुलिस पूरे तरीके से कंफ्यूज हो चुकी थी कि यार कौन किसे टॉर्चर कर रहा है, उन्हें कुछ समझ नहीं आया। तो पुलिस वालों ने उस महिला को गाड़ी से नीचे उतारा और दूसरी तरफ उस गाड़ी वाले को भी अपनी हिरासत में ले लिया। लेकिन जिस तरह की हालात उस महिला के दिखाई दे रहे थे तो विक्टिम वही नजर आ रही थी, तो उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया और वहां पर जाने के बाद उससे पूछताछ की गई कि आखिरकार आपको क्या हुआ है। और दूसरी तरफ उस गाड़ी वाले को भी पकड़ लिया जाता है। इस बंदे का नाम स्टुअर्ट वेल्डन था और उस महिला ने बताया कि इस आदमी ने पिछले 1 महीने से मुझे अपने घर पर कैद कर रखा है। ये वहीं पर इस महिला को रखता था, इसे टॉर्चर किया करता था और इसके साथ साथ इसे सेक्सुअली असोल्ट भी किया करता था। पुलिस वालों ने स्टुअर्ट को अब अपनी हिरासत में तो ले ही रखा था, तो ये बात भी सोची कि जहां पर इस महिला को इतने दिन रखा गया है तो क्यों न हम लोग उस जगह का जाकर थोड़ा मुआयना कर लें। तो पुलिस वाले जा पहुंचते हैं स्टुअर्ट के घर पर और वहां पर जाने के बाद उन लोगों की भी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि जैसे ही वो लोग उसके घर के अंदर घुसते हैं तो उन्हें वहां से काफी ज्यादा गंदी स्मेल आती है। वो लोग वहां पर थोड़ी अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें पता चलता है कि यहाँ एक गैराज है और गैराज के अंदर एक लाश पड़ी हुई है। वो लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, शेड के नीचे जाते हैं जहां पर स्टुअर्ट अक्सर अपनी गाड़ी खड़ी किया करता था। तो वहां पर थोड़ी जब छानबीन की गई तो वहां पर भी उन्हें एक बॉडी मिलती है। इस महिला को भी स्टुअर्ट ने कुछ एक दिन पहले ही मार दिया था। और इसके साथ साथ जब पुलिस उनके घर के अंदर जाती है और वहां पर छानबीन करती है तो बेसमेंट में जाने के बाद उन्हें वहां पर एक बॉडी और मिलती है। दरअसल यहाँ पर स्टुअर्ट ने 3 महिलाओं को बड़े ही बेरहमी से मार डाला था और अब उनकी डेड बॉडी वहीं पर पड़ी हुई थी। We begin, unfortunately, with a very disturbing story from Massachusetts. It's a kidnapping case that threatens to get so much worse after 3 bodies were found in a Massachusetts home. Police searched the property in Springfield throughout the night. They say that this is the last known address of Stuart Weldon. पुलिस उन तीनों ही महिलाओं की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी ये बात सामने आई कि इन्हें छुरा मारकर या फिर चाकू मारकर नहीं मारा गया है, जबकि इनकी मौत पीट कर हुई है। स्टुअर्ट ने इतने बुरे तरीके से इन्हें पीटा होगा कि इन्होंने अपनी जान गंवा दी। पुलिस वाले जब उसके घर पर और ज़्यादा तहकीकात करते हैं तो उन लोगों के सामने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि टॉर्चर करने के लिए स्टुअर्ट ने वहाँ पर बना रखी थी। पुलिस वालों को वहाँ पर एक ऐसा डंडा मिलता है जिसके ऊपर काटा तार बांधा गया था और उसके ऊपर काफी ज्यादा खून भी लगा हुआ था। तो पुलिस वालों को पहली तो वेपन मिल जाती है जिससे वो उन महिलाओं को टॉर्चर किया करता था। इसके अलावा वो लोग नीचे उस रूम में भी जाते हैं जो कि पूरे तरीके से वॉइस प्रूफ था और वहां से आवाजें बाहर नहीं आ सकती थी। स्टुअर्ट ने ये रूम स्पेशली तौर पर इस तरह से डिजाइन किया था कि वहां पर मौजूद महिला किसी भी तरह से चीखती है, चिल्लाती है तो उसकी आवाज बाहर नहीं आती। इन तीनों ही महिलाओं की पहचान की जा चुकी थी और बाद में इस बारे में पता चलता है कि इन महिलाओं की मिसिंग कंप्लेंट भी डाली गई थी, लेकिन पुलिस ने काफी ज्यादा इनके बारे में खोजबीन की, लेकिन पुलिस को इनके बारे में कभी भी कोई बात पता ही नहीं चली कि आखिरकार वो कहां पर गई। पुलिस स्टुअर्ट को अब अपनी हिरासत में तो ले ही चुकी थी, तो उन लोगों ने उसके पुराने इतिहास को जब खंगालना शुरू किया तो उन्हें पता चलता है कि ये इसके लिए कोई नई बात नहीं थी, जबकि इसका क्राइम का इतिहास काफी ज्यादा पुराना रह चुका है। 1997 में भी इसने एक महिला को किडनैप कर लिया था, उसे सेक्सुअली काफी ज्यादा असोल्ट किया और उसके बाद जब इसे पकड़ लिया गया तो इसे जेल भेज दिया गया। लेकिन जैसे तैसे कर 2003 तक ये बाहर आ चुका था और बाहर बड़े ही मजे से जब घूम रहा था तो पुलिस ने फिर से इसे गैर कानूनी हथियारों के साथ पकड़ा। उसके बाद फिर से इसे जेल भेज दिया गया, लेकिन जब इसे जेल से रिहा कर दिया गया तो 2008 में एक ऑफिसर के साथ इसकी लड़ाई हो गई और स्टुअर्ट ने उस ऑफिसर को काफी बुरे तरीके से मारा, जिसके चलते फिर से इसे जेल की हवा खानी पड़ी और इसी तरह
2018 आते आते इसका जेल में आना जाना लगा हुआ था। 2018 में इसे पकड़ लिया जाता है और उस टाइम जब इससे पूछताछ की गई और पूरी तहकीकात की गई तो यही बात सामने आती है कि स्टुअर्ट किसी भी महिला को अपना शिकार बनाने के लिए सबसे पहले उसकी किडनैपिंग करता, उसके बाद अपने घर पर लाकर यहाँ पर नीचे इस कमरे में उन्हें लाकर बंद कर देता, जो कि पूरे तरीके से साउंड प्रूफ था। यहाँ पर उन्हें वो काफी ज्यादा प्रताड़नाएं देता, सेक्सुअली असोल्ट करता और ये सब काम उसका 1-2 दिन नहीं जबकि महीनों तक चलता था। आखिर में वो महिला अपनी जान गंवा देती, लेकिन स्टुअर्ट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके बाद वो निकल पड़ता अपने अगले शिकार के लिए और इसी तरह किसी और महिला को किडनैप कर लेता। उसके बाद वापस अपने घर पर लाकर इसी तरह उनका भी हाल करता और इसका काम चल रहा था। जब पुलिस ने पूरी तहकीकात की तो उन्हें पता चलता है कि इसकी विक्टिम ये सिर्फ 3 महिलाएं नहीं जबकि और भी काफी सारी रही होंगी और हो सकता है उस दिन अगर ये अपनी गाड़ी ना भगाता और वो महिला पुलिस को सारी बातें ना बताती तो इसके विक्टिम काफी सारी और महिलाएं भी होती। उसके सारे के सारे जुल्मों को देखकर उसे आखिरकार कोर्ट में पेश किया जाता है और वहां पर जब जज ने उसके सारे के सारे कारनामों को देखा तो उसके ऊपर 52 केस साबित हुए और जज ने ये बात कही कि हम लोग इस तरह के बंदे को तो बाहर छोड़ ही नहीं सकते क्योंकि ये इसी तरह किसी और महिला के ऊपर भी हमला कर सकता है। तो इन्हीं सब बातों को देखकर उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, वो भी बिना किसी पैरोल के। दोस्तों लगभग हर एक बंदा अपनी जिंदगी में इस बात को तो चाहता ही है कि वो अच्छे से सेटल हो जाए, उसकी शादी हो जाए और उसके बाद उसके बच्चे आ जाएं और वो बड़े ही आराम से खुशहाली से अपना जीवन बिताए। लेकिन ऐसा कुछ एस्टीवेलिस स्क्रांजा के साथ कभी नहीं हुआ क्योंकि जिस भी लड़के के साथ उसने शादी की उसकी अनबन हो जाती उसके साथ और आखिर में चलकर कुछ एक ऐसे काम वो कर देती कि आखिर में जब पुलिस वालों को इस बारे में पता चला कि इस महिला ने ये सारे कांड भी रचे हैं तो उसे पुरुषों वाली जेल में डाल दिया गया क्योंकि कोर्ट का ये कहना था कि अगर इसे महिलाओं वाली जेल में डालेंगे तो हो सकता है वहां पर ये किसी महिला के लिए खतरा बन जाए। दोस्तों टाइम था 6 सितंबर 1978 का जब मैक्सिको में अरमांडो और एंजेला के घर पर एस्टीवेलिस स्क्रांजा का जन्म हुआ। इसके पिता को किताबें लिखने का काफी ज्यादा शौक था जिसके कारण वो काफी सारी किताबें लिखते हैं और आगे चलकर उन्होंने किताबों में ही अपना कैरियर बना लिया और वो एक ऑथर बन जाते हैं। लेकिन जब तक एस्टीवेलिस अपनी टीन एज में आई तो इसके पिता ने अपना घर चेंज करके वो लोग बार्सिलोना स्पेन में आ बसते हैं। इसके और इसके पिता के बीच इतने ज्यादा अच्छे रिश्ते नहीं थे क्योंकि ये अपने पिता के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताने की जब भी कोशिश किया करती थी, भले ही आज का टाइम हो या फिर इसके बचपन का ही क्यों ना हो, तो इसके पिता हर टाइम अपनी किताबों में घुसे रहा करते थे और अपनी बेटी के साथ वो बिल्कुल भी टाइम बिताना पसंद नहीं करते थे। लेकिन जैसे तैसे कर जब उनकी बेटी अपने पिता के पास जा पहुंचती तो वो उसे बड़े ही बुरे तरीके से धमका देते क्योंकि उन्हें किताबें लिखने का काफी ज्यादा शौक था और इस शौक के चलते उन्हें साइलेंस भी काफी ज्यादा पसंद था। तो एस्टी अपने घर में जब भी खेल रही होती या फिर वो अपने पिता के पास जाती तो उसके पिता उससे अपने से दूर भगा देते और इसी तरह चलते चलते इसके और इसके पिता के बीच काफी ज्यादा दूरियां आ गई। वो अपनी माँ से कुछ भी बात अगर उसे करनी हो तो वो अपनी माँ से जाकर बोला करती थी। उसके पिता तो सीधा का सीधा ये डिसीजन बता दिया करते थे अपना कि तुम्हें ये करना है और जैसे ही वो 17 साल की होती है तो उसके पिता ने वहीं पर मौजूद बार्सिलोना यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन करवा दिया और उससे बिना ही पूछे उसे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट भी दिला दिया। उन्होंने बस एक ही बात एसटी से कही कि इसके आगे चलकर काफी ज्यादा अच्छा फ्यूचर है और तुम्हें यही कर लेनी चाहिए। एसटी इस बात के लिए भी मान जाती है और जा पहुंचती है अपने कॉलेज। वो वहां पर लगभग अगले 5 सालों तक अपनी डिग्री कंप्लीट करती है और वहीं पर उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। वो लगभग 5 सालों तक उस लड़के के साथ रहती है और जैसे ही उन दोनों की डिग्री कंप्लीट हुई तो आखिर में एसटी ने उस लड़के को प्रपोज कर दिया। लेकिन उस लड़के ने अपने 5 साल के इस रिलेशनशिप के बाद भी ये बात एसटी से कही कि वो एक सीरियस रिलेशनशिप नहीं चाहता। एसटी इस बात को लेकर काफी ज्यादा निराश हुई कि ये बंदा पिछले 5 सालों से मेरे साथ रिलेशनशिप में था लेकिन आज अगर मैंने इससे शादी की बात की है तो वो इस बात को बोल रहा है कि वो एक सीरियस रिलेशनशिप नहीं चाहता। तो एसटी भी धीरे धीरे कर उसे भूलने लगती है और आखिर में उसने एक आइसक्रीम शॉप पर काम करना शुरू कर दिया। उसने ये बात सोची कि आगे चलकर वो शादी कर लेगी, यहाँ पर अपना वो अच्छे से काम करना शुरू कर देगी और एक टाइम ऐसा आएगा जब उसके पास उसके खुद के बच्चे होंगे, उसका पति होगा, वो खुद नौकरी पर जाएगी और इसके साथ साथ उसका पति भी नौकरी पर जाया करेगा और वापस जब वो शाम को आया करेगा तो उसके लिए काफी सारा अच्छा अच्छा खाना बनाया करेगी। और इसी बात को सोचकर वो अपने लिए एक नया पार्टनर ढूंढने लगती है। तब तक टाइम 2002 का आ चुका था और
आज के टाइम में भी एसटी उसी दुकान पर काम किया करती थी कि तभी वहां पर एक बंदा आता है और उसने ये बात बताई कि आपने जो रेफ्रिजरेटर मंगवाया था वो मैं ले आया हूँ। एसटी ने कहा कि हमने कोई रेफ्रिजरेटर नहीं मंगवाया और इस बात को कंफर्म करने के लिए वो दुकान के मालिक के पास जाती है और उसके मालिक ने कहा कि हाँ, हम लोगों ने ही वो रेफ्रिजरेटर मंगवाया है, उसे अंदर रखवा लो। एसटी उस आदमी के पास जाती है और उसने कहा कि हाँ, यही वो दुकान है जहां पर तुम्हें ये लेकर आना था, और ये बात बोलकर वो उस रेफ्रिजरेटर को अंदर रखवा लेती है। वो उस आदमी के लिए चाय वगैरह मंगवाती है और जब वो दोनों वहां पर बैठे हुए थे तो एसटी को पता चला कि इसका नाम हालगर है और वो लोग वहां पर बैठकर काफी देर बातें करते हैं। इन्हीं बातों बातों में एसटी को ये बात फील होती है कि ये बंदा काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसे उसके साथ टाइम बिताकर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। जिसके बाद उन दोनों ने आपस में नंबर एक्सचेंज कर लिए और वो बाहर भी मिलने लगे। बहुत जल्द ही एक टाइम ऐसा भी आया जब होलगर ने एसटी को प्रपोज कर दिया और एसटी इस बात के लिए मान भी गई। उन दोनों ने शादी कर ली और उसके बाद दोनों ही मेहनत करने लगते हैं कि हम दोनों को इतनी मेहनत करनी है कि आगे की जिंदगी हम लोग आराम से बिता सकें। ये बात सोचकर एसटी अपनी उसी आइसक्रीम वाली दुकान पर और ज्यादा टाइम बिताने लगती है और दूसरी तरफ हालगर भी अपने काम पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने लगता है। अब इन दोनों की शादी को हुए लगभग 3 से 4 साल बीत चुके थे तो एसटी ने होलगर से ये बात कही कि अब उन्हें अपनी फैमिली आगे बढ़ानी चाहिए, लेकिन होलगर इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अगले काफी दिनों तक एसटी इसी बारे में होलगर से बातें करती है, लेकिन होलगर इस बात से साफ इनकार कर देता है कि हम लोग अपनी जिंदगी बड़े ही आराम से बिता रहे हैं, तो आखिरकार तुम इन सब चीजों पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हो? हाँ, बच्चे भी हो जाएंगे, आगे चलकर हम लोग इस बारे में सोचेंगे, लेकिन पहले हम लोग अच्छे से सेटल हो जाते हैं। एसटी अपने इस काम पर और ज्यादा ध्यान देने लगती है। उसने ज्यादा से ज्यादा बचत करनी शुरू कर दी। इसके साथ साथ वो और ज्यादा पार्ट टाइम जॉब करना भी शुरू कर देती है और उसके बाद उसके पास इतने पैसे आ चुके थे कि वो खुद की एक आइसक्रीम शॉप खोल सकती थी। तो उसने हालगर से इस बारे में बताया और हालगर को भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी कि ये खुद की एक शॉप करना चाहती है। एसटी ने सारा का सारा खर्चा वगैरह करके अपने घर के जस्ट नीचे ही अपनी दुकान खोल ली। अब वो अपनी दुकान पर भी काम करने लगती है और हालगर से इस बारे में कहती है कि अब हमारी खुद की दुकान हो चुकी है, हम लोग पूरा दिन यहाँ पर मेहनत करेंगे और अब हमें अपनी फैमिली को बढ़ा लेना चाहिए। लेकिन जब हालगर ने ये बात देखी कि अब हमारी खुद की दुकान हो चुकी है और यहाँ पर बैठकर हम लोग बड़े ही आराम से काफी सारे पैसे कमा सकते हैं, तो उसने अपनी जॉब ही छोड़ दी। वो पूरा का पूरा दिन अपने घर पर ही पड़ा रहता और वहां पर उसने एक नया शौक पाल लिया था कि वो महंगी महंगी नई नई बंदूकें लाने लगा। उसने काफी सारा बंदूकों का कलेक्शन इकट्ठा कर लिया, लेकिन दूसरी तरफ एसटी लगातार फिर भी मेहनत करती जा रही थी ताकि उनके पास काफी सारे पैसे इकट्ठा हो पाए और आगे वो अपनी फैमिली को बढ़ा पाए। लेकिन जिस जिस तरह से उनके घर पर पैसे आ रहे थे तो हालगर अपने नए नए शौक पालने लगा। पहले तो उसने अपनी जॉब छोड़ दी, उसके बाद उसने बंदूकों का कलेक्शन इकट्ठा करना शुरू किया और एक टाइम ऐसा भी आया जब वो अपने घर पर एक प्ले स्टेशन ले आया और पूरा का पूरा दिन वो गेम खेलने लगा। अब एसटी को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था कि ये बंदा पूरे तरीके से अपने काम धंधों को छोड़कर यहाँ पर पूरा दिन गेम खेलता रहता है और एक्स्ट्रा खर्चे भी उस इनकम से करता है जो कि एसटी बड़ी ही मेहनत करके कमाती है। तो इस बात को लेकर इन दोनों के बीच झड़प होने लगी। अब एसटी इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान रहने लगी थी कि आखिरकार उसने किस तरह के ऐसे बंदे से शादी कर ली है जो कि उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। और इस बात को सोचकर वो अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने घर को छोड़कर उस दुकान पर बिताने लगती है। वहां की अब सेल बढ़ने लगी थी क्योंकि वो जितना ज्यादा टाइम वहां दुकान में बिताया करती थी वो उतने ही ज्यादा अच्छी अच्छी आइसक्रीम और उनके फ्लेवर वो बनाने लगी थी। अब अकेला वो काम संभाल नहीं पा रही थी, तो इसी तरह धीरे धीरे कर उसने अपनी दुकान पर एक हेल्पर रखा, उसके बाद 2 हेल्पर रखे और कुछ एक दिनों बाद ही उसकी दुकान पर काम करने वाले लोगों की संख्या 3 हो गई। और इन्हीं में से एक था 38 साल का मैनफ्रेड हीटरबर्ग। ये इसकी दुकान पर 2009 में काम करने के लिए आया था और 2010 आते आते एसटी ने अपनी सारी की सारी समस्याएं मैनफ्रेड को बतानी शुरू की और मैनफ्रेड भी यही बात कहा करता था कि जिस तरह की वो हरकत तुम्हारा पति कर रहा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एसटी का पति हमेशा अपने घर पर रहा करता था उस दुकान के ऊपर और एसटी हमेशा नीचे काम करती रहती और अपने जो कारीगर थे उसकी दुकान के उनके साथ अपना टाइम बिताया करती थी और उनमें से भी खास तौर पर मैनफ्रेड के साथ। और इसके साथ जब वो टाइम बिता रही थी तो इसके साथ रहकर उसे काफी ज्यादा अच्छा फील हुआ। लेकिन जब वो वापस जाती अपने घर पर तो ऊपर हालगर उसका वेट कर रहा होता और अक्सर वो इससे यही बात कहा करता था कि अब
मेरा सारा का सारा खर्चा खत्म हो चुका है, मेरे पास मौजूद सारे पैसे खत्म हो चुके हैं, तो मुझे अब पैसे चाहिए। और इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच अक्सर लड़ाई होने लगी। लेकिन एसटी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि वो पूरा दिन मेहनत करे और उसके बाद इस बंदे को आकर सारे के सारे पैसे लौटा दे, जो कि यहाँ पर बैठकर बड़े ही आराम से गेम खेल रहा है। तो एक टाइम ऐसा आया जब उसने ये डिसाइड कर लिया कि वो इसे डिवोर्स दे देगी। उन्होंने आपस में एक दूसरे को डिवोर्स दे भी दिया, लेकिन हॉलगर था कि वो उसके घर को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो कानूनी तौर पर अब अलग हो चुके थे, लेकिन जब भी एसटी हॉलगर को ये बात कहती कि अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, हम दोनों के बीच कोई भी रिश्ता नहीं रहा, तो हॉलगर ये बात एसटी से कहता कि मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला तो छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन तुम अपना अकेले अकेले ध्यान नहीं रख पाओगी, तो मैं यहाँ पर रहकर तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा कर रहा हूँ और इतना ज्यादा दिमाग मत लगाओ, मुझे अपना खर्चा दो और उसके बाद यहाँ पर मुझे काफी सारी और भी चीजें लानी है। एक दिन रात का टाइम था जब एसटी अपनी दुकान बढ़ाकर ऊपर आती है, तो ऊपर आते ही हॉलगर ने एसटी से ये बात कही कि मेरे पैसे खत्म हुए काफी दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी तुमने मुझे पैसे नहीं दिए और मुझे जल्द से जल्द पैसे दो। एसटी उसे इग्नोर करके सीधा निकल पड़ती है अपना खाना वगैरह खाने के लिए, और खाना जब वो खाकर वापस आती है तो उसने ये चीज देखी कि हॉलगर सामने सोफे पर बैठकर बड़े ही मजे से गेम खेल रहा है, और एक तरफ उसने देखा कि यहाँ पर इसका बंदूकों का काफी बड़ा कलेक्शन है। वो उस कलेक्शन को देखती है, दूसरी तरफ हॉलगर को देखती है, और उसने यही बात सोची कि ये बंदा मेरे लिए काफी बड़ा सरदर्द बनता जा रहा है, मुझे इसका कुछ ना कुछ करना होगा। जिसके तौर पर वो उसी के कलेक्शन में रखी हुई एक बंदूक उठाती है और पीछे से उसके सिर पर गोली मारती है। एक गोली मारते ही हॉलगर वहीं पर गिर पड़ा, लेकिन अभी भी एसटी का गुस्सा शांत नहीं हुआ था, तो उसने एक और गोली उसके सिर में मार दी और बंदूक को वहीं पर रखकर वो सोने के लिए चली जाती है। वो जाकर सो भी जाती है, लेकिन जब वो सुबह उठकर वापस आकर बाहर देखती है तो उसे याद आता है कि यार उसने रात को कितना बड़ा कांड यहाँ पर रच दिया था, लेकिन वो अब समझ नहीं पा रही थी कि उसने ये कांड रच तो दिया, तो वो अब करे तो क्या करे। वो बिना कुछ सोचे समझे सीधा का सीधा अपनी नीचे दुकान में चली जाती है, जिस तरह की हर रोज की उसकी आदत थी, और नीचे जाकर वो काम करने लगती है। अगली रात वो दुकान बढ़ाकर फिर से ऊपर आती है तो उसने देखा कि अभी भी हॉलगर की बॉडी सोफे पर ही पड़ी है। तो उसने ये बात देखी कि इसका कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना होगा, जिसके लिए वो उस बॉडी को वहां से हटाती है और वहां पर जितना भी खून लगा हुआ था उस सारे खून को साफ करती है। उसके बाद उसने एक थैली ली जिसके अंदर उसने उस बॉडी को लपेट दिया और उसके बाद उसे वहीं पर साइड में रख दिया, क्योंकि उसे पता था कि उसके घर में ऊपर आने वाला बंदा और कोई है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ हॉलगर था जिसको उसने कल रात निपटा ही दिया, और इसके अलावा वो खुद है। तो उसने सारी सफाई वगैरह करके वो वापस नीचे चली जाती है और अपनी दुकान में काम करने लगती है। इसी तरह लगभग 2 दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद उसके पड़ोसियों ने उसे शिकायत करनी शुरू की कि तुम्हारे घर से काफी गंदी बदबू आ रही है, प्लीज इसके बारे में कोई ना कोई सॉल्यूशन करो। तो एसटी पहले तो काफी ज्यादा घबरा गई और उसने ये बात कही कि वो पिछले काफी दिनों से अच्छे से अपने घर की सफाई नहीं कर पा रही है, तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ 1 दिन का उसे टाइम दीजिए, कल से ये बदबू आपको नहीं आएगी। और यही बात सोचकर वो वापस ऊपर जाती है, अपने सारे के सारे कस्टमर वगैरह को नीचे अपने काम पर लगाकर, और ऊपर जाकर उसने इस बारे में सोचना शुरू किया कि आखिरकार वो इस बॉडी के साथ क्या करे। और कुछ एक देर सोचने के बाद उसने ये डिसाइड किया कि वो इसे जला देगी, लेकिन उसके दिमाग में ये बात भी थी कि अगर वो इसे जलाती है तो इससे धुआं निकलेगा, और धुआं निकलते ही इसके आस पड़ोस वाले लोग ये बात सोचेंगे कि इसके घर पर आग लग गई है, और वो लोग फायर ब्रिगेड के पास कॉल कर देंगे, और अगर फायर ब्रिगेड यहाँ पर आती है तो वो यहाँ पर आग बुझाते बुझाते इस बारे में जान जाएगी कि यहाँ पर, तो वो मार्केट की तरफ निकल पड़ती है और इस बारे में सोचती है कि आखिरकार वो करे तो उस बॉडी का क्या करे। और इसी तरह सोचते सोचते वो जब जाकर सुपरमार्केट में ये सारी चीजें देख रही थी कि ऐसी क्या चीज उसके हाथ लग सकती है जिससे उस बॉडी को वो ठिकाने लगा पाए, तो उसने देखा कि वहां पर एक कटर मौजूद है और साइड में काफी सारी ऐसी कंक्रीट है जिसे अगर वो अच्छे से यूज करे तो उसकी सारी की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो वो उस कटर को और सीमेंट को खरीद लाती है। उसने जब उस सुपरमार्केट से वो कटर खरीदा तो वो काफी ज्यादा भारी किस्म का था, और उस सेलर ने मजाक मजाक में ये बात उस महिला से पूछी कि क्या आप इसे चलाने वाली हैं। तो एसटी ने कहा कि हाँ। वो पहले तो काफी ज्यादा सीरियस हो गया कि यार ये महिला आखिरकार इस कटर को कैसे चलाएगी, लेकिन ज्यादा उसने ध्यान नहीं दिया और इसी तरह मजाकिया मूड में उसने उसका सारा का सारा सामान पैक कर दिया। तो एसटी वापस अपनी दुकान पर आ जाती है उस सारे सामान को लेकर, और अपने दुकान पर काम करने वाले उन तीनों लोगों से ये
ये बात कहती है कि उसे एक फ्रीजर नीचे बेसमेंट में चाहिए, जिसके लिए वो उस खराब फ्रिज को यूज करने वाली है जो कि काफी दिनों से यूज नहीं किया गया है। तो वो तीनों मिलकर उस फ्रिज को नीचे पहुंचा देते हैं और जब रात का टाइम आता है तो उसने फटाक से अपनी दुकान बंद की और वो ऊपर जाकर हॉलगर की बॉडी को उठाकर नीचे ले आती है और उसकी बॉडी को उसी कटर से छोटे छोटे हिस्सों में काटकर उस फ्रीजर में डालकर ऊपर से उसमें कंक्रीट डाल देती है। वो ऊपर वापस जाती है और वहां पर काफी सारा रूम फ्रेशनर डालकर अपने घर को फिर से चकाचक कर देती है। लेकिन इस बात को बीते हुए सिर्फ और सिर्फ 3-4 दिन ही हुए होंगे कि उसके आस पड़ोस वालों ने और उसके कस्टमर्स ने ये बात पूछनी शुरू की कि आखिरकार आपका पति कहाँ पर है। तो उसने अपने आस पड़ोस वालों को ये बात बतानी शुरू की कि वो एक काफी ज्यादा धार्मिक किस्म का आदमी है और वो इस टाइम घूमने के लिए कुछ एक ऐसी जगहों पर गया है जहां पर उसे थोड़ी शांति प्राप्त हो सके। और उसके पड़ोसी भी इस बात के लिए मान जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि होलगर एक धार्मिक किस्म का आदमी है। अगले काफी दिनों तक टाइम यूं ही बीतता रहता है और उसके बाद एस्टी मैनफ्रेड को प्रपोज कर देती है। मैनफ्रेड भी इस बात के लिए मान जाता है और वो दोनों वहीं पर रहने लगते हैं। और जब एस्टी ने मैनफ्रेड से ये बात कही कि वो आगे अपनी फैमिली बढ़ाना चाहती है तो मैनफ्रेड भी इस बात के लिए मना कर देता है और उसने ये बात एस्टी से कही कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ओपन रिलेशनशिप में रहना चाहता है। एस्टी अब की बार फिर से निराश हो गई कि यार इसका पति पिछली बार वाला भी कुछ इसी तरह का था और ये भी कुछ इसी तरह का है। तो वो लोग कुछ एक दिन तो यूं ही टाइम बिताते हैं, जिसके बाद टाइम 2011 का आ गया और एस्टी को ये बात पता चलती है कि जिस बंदे के साथ अब वो रिलेशनशिप में है मैनफ्रेड, जो कि उसके दुकान में ही काम किया करता था, वो सिर्फ और सिर्फ उसके साथ रिलेशन नहीं बना रहा जबकि उसके बाहर भी काफी सारे अफेयर चल रहे हैं। और इस बात को जानकर वो काफी ज्यादा निराश हुई और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आया और अब उसे गुस्सा आ चुका था तो उसने होलगर की उसी बंदूकों वाली कलेक्शन में से एक बंदूक उठाई और मैनफ्रेड के सिर पर चला दी जब वो उसी सोफे पर बैठा हुआ था जहां पर कि एक टाइम में होलगर बैठा करता था। वो इसे भी निपटा देती है और उसके बाद उसके पास वो कटर पहले से तो था ही, तो उसने उसके शरीर के भी छोटे छोटे टुकड़े किए और उसके बाद वो उसकी बॉडी को भी नीचे बेसमेंट में लेकर जाती है और उसी फ्रीज का ढक्कन खोलकर उसमें डाल देती है और ऊपर से काफी सारा कंक्रीट डाल देती है। वहां पर रूम फ्रेशनर वगैरह छिड़क कर पूरे तरीके से उस जगह को फिर से जचाकर अब वो ऊपर आ गई और वहां पर जितना भी ब्लड बिखरा हुआ था उस सभी को उसने साफ कर दिया। अगले काफी दिनों तक एस्टी यूं ही अपने काम पर ध्यान देती रहती है, अपनी आइसक्रीम शॉप पर, और इसी बीच उसकी मुलाकात होती है रोलैंड आर से। ये दोनों भी जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो इन्हें एक दूसरे का साथ काफी ज्यादा पसंद आया। लेकिन एस्टी के दिमाग में अभी भी यही सवाल था कि रोलैंड भी कहीं उन्हीं लोगों जैसा ना हो जैसा कि पहले होलगर और मैनफ्रेड ने उसके साथ किया था। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कुछ एक टाइम बिताते हैं और आखिर में इन्होंने भी शादी कर ली। लेकिन रोलैंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं था और वो एस्टी से काफी ज्यादा प्यार करता था और एस्टी भी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा खुश थी कि आखिरकार उसे इस तरह का बंदा मिल गया जैसा कि वो अपनी जिंदगी में चाहती थी। तो एस्टी ने वही सारी इच्छाएं अपनी रोलैंड के सामने भी जाहिर की कि वो अपनी फैमिली बढ़ाना चाहती है, वो चाहती है कि उसके भी बेटे बेटियां हो और पूरे तरीके से वो उनका ख्याल रखें। रोलैंड इस बात को सुनकर काफी ज्यादा खुश हुआ और उसने ये बात कही कि वो भी इस बात के लिए तैयार है। और जैसे ही एस्टी ने ये बात सुनी तो वो काफी ज्यादा खुश हुई और शादी के कुछ एक दिनों बाद ही वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है। एस्टी अब काफी ज्यादा खुश थी, रोलैंड भी काफी ज्यादा खुश था, लेकिन इनकी ये खुशियां ज्यादा दिनों तक नहीं चली क्योंकि 11 जून को कुछ एक ऐसी घटना घटती है जिसके बाद एस्टी की दुनिया पूरे तरीके से बर्बाद होने वाली थी। दरअसल उसकी दुकान के नीचे जो बेसमेंट था वहां पर एक पानी का पाइप फट जाता है और उसने इस बात की जानकारी प्लम्बर को दी और वहां पर प्लम्बर की पूरी टीम आ पहुंचती है उस सारी की सारी चीज को हैंडल करने के लिए। और वो लोग जब नीचे बेसमेंट में पहुंचते हैं तो वहां पर काफी सारा पानी इकट्ठा हो चुका था और इस पानी को रोकने के लिए सबसे पहले उन लोगों ने उस पाइप को बंद किया और उसके बाद यहाँ पर जितना भी पानी इकट्ठा हो चुका था इस सारे पानी को बाहर निकालना शुरू किया। और जब ये सारा पानी बाहर निकल चुका था तो वहां पर आए प्लम्बर ने ये चीज देखी कि यहाँ पर तो कटर वगैरह रखे हैं, आरी वगैरह रखी हैं, आखिरकार इस आइसक्रीम की दुकान में इनका क्या काम। और उन्होंने यही बात सोची कि हमें इससे क्या लेना। जिसके बाद वो लोग वापस वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी उनकी नजर पड़ती है वहीं पर रखे एक रेफ्रिजरेटर के ऊपर और उनमें से एक बंदा ये बात कहता है कि यार इस महिला का काफी ज्यादा नुकसान हुआ होगा, हो सकता है इस रेफ्रिजरेटर के अंदर भी पानी चला गया हो और इसमें जितनी भी आइसक्रीम मौजूद थी वो खराब हो गई हो। और यही बात सोचकर ये आइसक्रीम खराब हुई है या नहीं, अगर हुई होगी तो उस महिला को हम लोग
लोग बता देंगे। इस बात को सोचकर जैसे ही वो लोग उस फ्रिज की तरफ बढ़ते हैं और उसे जाकर खोलते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि ये फ्रिज जो था पूरे तरीके से कंक्रीट से भरा हुआ था। और उनमें भी सबसे खास बात ये थी कि इस कंक्रीट से एक उंगली बाहर आई हुई थी। जैसे ही उन लोगों ने वो उंगली देखी तो उन्हें समझ आने लगा कि जरूर इस रेफ्रिजरेटर के अंदर कोई ना कोई दिक्कत है, और उन लोगों ने पुलिस वालों को तुरंत कॉल कर दिया। पुलिस वालों ने जैसे ही प्लम्बरों की ये बात सुनी तो वो आ पहुंचते हैं सीधा का सीधा उस दुकान पर और आकर अपनी इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। उन्होंने उस फ्रिज को खोलकर उस कंक्रीट को तोड़ा, और जैसे ही वो कंक्रीट टूटी तो पुलिस वालों को पता चलता है कि यहाँ पर एक सिर्फ उंगली नहीं जबकि एक पैर भी है। और धीरे धीरे कर पुलिस वाले जब इस बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो उन्हें पता चलता है कि ये कोई एक इंसान नहीं जबकि यहाँ पर 2 इंसानों की बॉडी मौजूद है। पुलिस वालों ने तुरंत इस केस के ऊपर कार्रवाई करनी शुरू कर दी, और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि ये दुकान एसटी की है तो उसे खोजना शुरू कर दिया। लेकिन एसटी को इस बारे में पहले ही पता चल जाता है कि उसकी दुकान के बाहर काफी सारे पुलिस वाले खड़े हैं और उसके बेसमेंट में एक पाइप टूटा हुआ था। उसे देखने के लिए प्लम्बर आए थे और प्लम्बरों ने जरूर उसके उसी फ्रिज को देख लिया होगा जहां पर उसने वो सारा कांड रच रखा था। तो वो अपने आप को बचाने के लिए वहां से भाग जाती है और अगले काफी दिनों तक वो भागने की कोशिश करती है। लेकिन आखिर में पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं, उन 2 डेड बॉडियों के बारे में पूछते हैं कि ये आखिरकार कौन है। तो एसटी ने बता दिया कि जनाब यहाँ पर कुछ इस तरह का काम हुआ था और उसने कुछ इस तरह की हरकतें की थी। पुलिस वाले उसके सारे कारनामों को जानकर जा पहुंचते हैं कोर्ट में और वहां पर उसके ऊपर केस चलने लगता है। लेकिन एसटी की जो वकील थी उन्होंने ये बात कही कि इस टाइम एसटी प्रेग्नेंट है और इसे जेल नहीं भेजा जा सकता। तो अगले काफी दिनों तक वेट किया गया जब तक कि एसटी की डिलीवरी नहीं हो गई और उसका बच्चा इस लायक नहीं हो गया कि वो अपनी माँ के बिना भी रह पाए। और इसके बाद एसटी के ऊपर केस चलने लगता है। एसटी ने सारी की सारी चीजें कोर्ट के सामने डिस्कस करनी शुरू की कि जनाब कुछ इस तरह के लोग वो थे जिन्हें कि उसने मार डाला है। लेकिन आखिर में जो कोर्ट ने एसटी को सजा दी वो ये थी कि उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, वो भी किसी नॉर्मल जेल में नहीं, महिलाओं वाली जेल में नहीं, जबकि महिला होते हुए उसे पुरुषों वाली जेल में रखा गया था। क्योंकि कोर्ट का ये कहना था कि इसने आदमियों को नहीं छोड़ा तो अगर इसे औरतों वाली जेल में अगर बंद कर दिया जाता है तो ये वहां पर किसी न किसी की जान ले लेगी। और इस बात को बोलकर उसे पुरुषों वाली जेल में भेज दिया गया। वैसे दोस्तों आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आखिरकार इस केस में गलती किसकी थी, और आखिर में जो कोर्ट ने फैसला सुनाया उसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों ऐसा काफी बार होता है जब कोई व्यक्ति भावनाओं में बहकर कोई ना कोई ऐसा काम कर देता है जो वो कभी भी नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ टाइम बीतने के बाद उसको कभी कभार तो होश आ जाता है और कभी कभार वो इस चीज को काफी देर तक करता रहता है जिसका रिजल्ट किसी भी तरह का सामने आ सकता है। और इसी तरह के एक केस के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। टाइम था 7 मई 2007 का, जब चेक रिपब्लिक के एक छोटे से गाँव में एक पिता अपने बच्चे के लिए एक बेबी कैमरा लगाता है। ये कैमरा कुछ इस तरह का होता है कि छोटे बच्चे के कमरे में ये कैमरा लगा दिया जाता है और उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बेटे को जब चाहे अपने मोबाइल में देख सकते हैं। ये एक बिल्कुल सीसीटीवी कैमरे की तरह होता है जो कि छोटे बच्चों का ध्यान रखने के लिए लगाया जाता है। उस पिता ने भी अपने बेटे के लिए उसके कमरे में ये कैमरा लगवा दिया, लेकिन इस कैमरे की जो दिक्कत वाली बात थी वो ये थी कि ये कभी कभार वहां आस पड़ोस में लगे हुए किसी और कैमरे की फुटेज किसी और व्यक्ति के फोन में दिखा दिया करता था। लेकिन उस पिता ने इन सारी चीजों को इग्नोर करते हुए अपने बेटे के रूम में वो कैमरा लगवा दिया और वो हर रोज अपने बेटे को इसी तरह संभाल लिया करता था। जब वो किसी और कमरे में होता या फिर उसके दिमाग में ये बात आती कि उसका बेटा अब सही सलामत है या नहीं, उसका सिर्फ ध्यान रखने के लिए, तो वो इसी तरह हर रोज चेक किया करता था। और फिर टाइम आया 7 मई 2007 का, जब उस आदमी के कैमरे में उसके बेटे की वीडियो तो नहीं जबकि किसी और की वीडियो चल पड़ती है। और ये बिल्कुल आम बात थी, जैसा कि वहां पर उस कैमरा लगाने वाले ने पहले ही उसे बता दी थी। और इस बात को लेकर उस आदमी ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा, लेकिन वो सोचने लगता है क्योंकि जो वीडियो उसके फोन में चली थी वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। वो वीडियो किसी और के घर में लगे हुए किसी और बच्चे की थी और वो बच्चा बिल्कुल भी कंफर्टेबल नजर नहीं आ रहा था। और अंदाजा आप लोग इस बात से ही लगा लीजिए कि इस वीडियो को देखते ही उस आदमी ने तुरंत पुलिस के पास कॉल कर दिया। पुलिस वहां पर आती है, उस आदमी से मिलती है और जब उस आदमी ने वो वीडियो पुलिस को दिखाया
दिखाया तो पुलिस को भी समझ आ गया कि यहाँ पर कोई ना कोई गड़बड़ चल रही है, क्योंकि पुलिस ने देखा कि इस वीडियो में तो एक बच्चा काफी ज्यादा बुरी कंडीशन में है, उसे नीचे ही पटक दिया जाता है, उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता और उसके आसपास काफी ज्यादा गंदगी है। और साफ साफ अगर बात की जाए तो इस लड़के को देखकर ऐसा ही लग रहा है मानो इसे टॉर्चर किया जा रहा हो। लेकिन वो वीडियो उस आदमी के फोन में चल जरूर चुकी थी, लेकिन ना तो उस आदमी को पता था और ना ही पुलिस वालों को कि असल में ये किसके घर का मंजर है। तो पुलिस ने वहां आसपास मौजूद सारे के सारे घरों में जाकर एक एक करके पूछना शुरू किया कि आपके घर में कितने लोग हैं, अपनी फैमिली की पूरी आईडी दिखाइए और अपने घर में मौजूद सभी लोगों से हमें मिलवाइए। इसी तरह मिलते मिलते पुलिस ने वहां गांव में मौजूद लगभग सारे के सारे घरों को कवर कर लिया था और कुछ ही देर बाद पुलिस जा पहुंचती है क्लारा के घर पर। वहां पर जाकर पुलिस वालों ने यही बात क्लारा से भी पूछी कि आपके घर में कितने लोग मौजूद हैं और हम उनसे मिलना चाहते हैं। क्लारा ने बताया कि उसके घर पर उसके अलावा उसकी एक बहन कैटरीना और उसके 3 बच्चे, 8 साल का आंद्रे, 9 साल का जैकब और 14 साल की एना यहाँ पर रहते हैं। तो पुलिस ने ये बात कही कि हम आपके सारे के सारे परिवार के मेंबर्स से मिलना चाहते हैं। तो एना ने ये बात कही कि हमारे घर के सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सिर्फ और सिर्फ आंद्रे और जैकब को छोड़कर, क्योंकि वो दोनों अपने दादा दादी के यहाँ पर गए हुए हैं। पुलिस ने कहा कि वो दोनों अगर अपने दादा दादी के यहाँ गए हुए हैं तो हम एक बार आपके घर की छानबीन करना चाहते हैं। लेकिन क्लैरा ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। लेकिन पुलिस के पास इस बात की अथॉरिटी थी कि इस तरह का वो वीडियो देख चुके हैं और किसी न किसी बच्चे की जान जोखिम में है, तो वो क्लारा के घर पर जबरदस्ती जा घुसते हैं। और वहां पर सारी की सारी जब छानबीन उन लोगों ने की तो वहां पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। और क्लारा भी यही बात कहती है कि जनाब, हम लोगों ने आपको पहले ही ये बात कही थी कि यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं जो कि हम आपसे छुपाना चाहते हों। और इसी बीच पुलिस की नजर पड़ती है एक दरवाजे पर जिसके ऊपर एक ताला लगा हुआ था। तो पुलिस वालों ने ये बात कही कि इस दरवाजे को खोलो, हम लोग इसके अंदर भी चेक करना चाहते हैं। तो फिर से क्लारा बात को टालने की कोशिश करती है और कहती है कि जनाब, ये तो काफी दिनों से बंद है और ऐसी इसके अंदर कोई भी चीज नहीं जो कि आपसे हम लोग छुपाना चाहते हों। लेकिन फिर भी पुलिस जब जबरदस्ती करके उस ताले को खुलवाती है तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसके अंदर जैकब और आंद्रे काफी ज्यादा बुरी हालत में थे। वहां फर्श पर काफी ज्यादा गंदगी फैली हुई थी, फर्नीचर इधर से उधर गिरा हुआ था और इन दोनों लड़कों का इस फैमिली ने इतना ज्यादा बुरा हाल कर रखा था कि उन दोनों ने वहीं फर्श पर ही टॉयलेट और पोटी कर रखी थी। पुलिस बैकअप टीम को बुलाती है और इसके साथ साथ उन लोगों ने एम्बुलेंस को भी बुलाया। एम्बुलेंस में आंद्रे और जैकब को बिठाकर उन्हें हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, क्योंकि उनकी कंडीशन काफी ज्यादा बुरी नजर आ रही थी। और इसके अलावा 31 साल की क्लारा, 33 साल की कैटरीना और 14 साल की एना को पुलिस अपने साथ ले लेती है। आंद्रे और जैकब से जब पुलिस ने पूछना शुरू किया कि बेटा, आप लोगों के साथ ये सब क्या हो रहा है और आपकी फैमिली आपका ध्यान क्यों नहीं रख रही, तो उन दोनों ने बताना शुरू किया कि ये हाल हमारा पिछले 8 महीनों से लगातार हो रहा है। लेकिन वो दोनों अभी काफी ज्यादा छोटे थे, तो पुलिस ने ये बात सोची कि इस बात को पूरी डिटेल से क्लारा और कैटरीना ही बता सकते हैं, क्योंकि एना तो अभी काफी ज्यादा छोटी है। तो पुलिस ने क्लैरा और कैटरीना से पूछताछ करनी शुरू की और उन दोनों ने बताया कि इन सब चीजों की शुरुआत 2005 से हुई थी। 2005 तक क्लैरा अपने दोनों बेटों के साथ अपने घर पर बड़े ही हंसी खुशी टाइम बिता रही थी और उसके दोनों बेटे अपनी माँ से काफी ज्यादा प्यार किया करते थे। जब कैटरीना उनके घर पर 14 साल की एक लड़की एना को लेकर आती है, कैटरीना ने आकर क्लैरा को बताया कि उसे ये लड़की उस टाइम मिली जब इसे नॉर्वे के लिए तस्त्री किया जा रहा था। ये उस टाइम अपने आप को बचाकर मेरे पास किसी न किसी तरह से आ पहुंचती है और इसने आकर जो अपनी कहानी मुझे बताई उसे सुनकर मैं पिघल गई और इसे अपने पास ही रख लिया। दरअसल इस लड़की की ये कहानी है कि जब ये छोटी हुआ करती थी तो इसने काफी सारी बीमारियों का सामना किया, जिसमें कुछ एक तो ये शामिल है कि इसका दिल कमजोर है, इसके दिल में छेद है और इसके अलावा इसके दोनों लंग्स में कैंसर है। इसके अलावा भी इसे छोटी मोटी काफी सारी बीमारियां हैं। अब ये 14 साल की हुई तो ये कुछ एक ऐसे लोगों के हाथ लग जाती है जो कि सेक्स रैकेट का धंधा किया करते थे। वो लोग इसे किडनैप कर लेते हैं और अपने साथ तस्करी के लिए लेकर जाते हैं, लेकिन वहां से ये जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर वहां से भाग आती है और उसके बाद इसकी मुलाकात मुझसे हुई। अभी भी इसे काफी सारी बीमारियां हैं और ये उनसे भी जूझ रही है और अपने दिमागी तौर पर जो कुछ ये झेल कर आई थी उन सभी चीजों का भी सामना कर रही है। क्लारा को जब ये बात पता चली कि इस छोटी सी लड़की को इतनी छोटी सी उम्र में इन सारी चीजों को फेस करना पड़ रहा है तो वो काफी ज्यादा सेंटी हो गई। तो उसने अपनी बहन को ये
बात कही कि इस लड़की को जिस भी तरह की मदद की जरूरत है तुम इसकी मदद जरूर करना, और तुम्हें भी अगर किसी हेल्प की जरूरत पड़े इसकी मदद के लिए तो मुझे बेझिझक बता देना। तो कैटरीना उस टाइम यही बोलती है कि हम लोग कुछ एक दिन यहाँ पर रहना चाहते हैं। पहले तो मैं अकेले ही आने वाली थी, लेकिन बाद में मैंने ये बात सोची कि मैं अकेले घर पर इसे कहाँ पर छोड़ूं, तो मैं इसे अपने साथ ही ले आई। तो क्लारा ने भी ये बात कही कि तुमने बिल्कुल अच्छा काम किया, ये बेचारी वहाँ पर अकेले किस तरह से रहती। कैटरीना ने इसके अलावा ये भी बताया कि अभी भी इसका इलाज चल रहा है और हर रोज इसे एक डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ता है। क्लारा कहती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम बोलो तो मैं इसे लेकर जाऊंगी, और तुम जिस तरह से हर रोज जा रही हो तुम चाहो तो तुम भी इसके साथ जा सकती हो। इसी तरह काफी बार वो ऐना को अकेले भी डॉक्टर के पास भेज दिया करते थे, और यूं ही एक बार अकेले उसे डॉक्टर के पास भेज दिया गया था तो उन्हें पता चलता है कि उसका फिर से किसी ने किडनैप कर लिया, और किडनैपर का सीधा कैटरीना के पास और क्लारा के पास सीधा मैसेज आता है कि ये लड़की हम लोगों ने किडनैप कर ली है, और जिस भी तरह की हमारी मांग होगी हम लोग कल सुबह तक तुम्हें बता देंगे। लेकिन अगली सुबह किसी भी तरह का उन किडनैपर्स की तरफ से मैसेज ही नहीं आता। इस बात को लेकर क्लारा भी काफी ज्यादा परेशान होने लगी, और दूसरी तरफ कैटरीना तो ये बात सोच ही रही थी कि उसने उस लड़की को कुछ ऐसी हालत से उभरने में सिर्फ मदद ही की थी कि जिस तरह पिछली बार उसे तस्करी के लिए भेजा जा रहा था अभी वो अच्छे से ठीक भी नहीं हुई थी कि वो फिर से किडनैप हो गई। वो दोनों ही इस बात को लेकर परेशान थी। इस बात को बीते हुए लगभग 2 दिन हो चुके थे कि ऐना एक आदमी को लेकर वापस उनके घर पर आती है। वो लोग ऐना को देखते ही अपनी छाती से लगा लेते हैं कि बेटा तुम कहां पर चले गए थे, और तुम्हें जो किडनैप करने वाला बंदा था वो कहां पर है, और आखिरकार उन्होंने तुम्हें बिना पैसे लिए वापस कैसे छोड़ दिया। तो ऐना ने बताया कि वो जिस तरह से पिछली बार बच गई थी अब की बार फिर से उसने वो आइडिया लगाया अपने आप को बचाने में, और वो सफल रही। क्लारा ये सारी चीजें देखते ही काफी ज्यादा दिमागी तौर पर भी परेशान होने लगती है, और उसने एक बात कैटरीना से कही कि मैं इस लड़की को गोद लेना चाहती हूँ क्योंकि इसने अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा दुख देखे हैं, और मेरे बच्चों को तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, उन्हें एक बहन मिल जाएगी और मैं उनके साथ साथ इसे भी पाल लूंगी। कैटरीना कहती है कि उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस बात में भी प्रॉब्लम आती है एक बंदे को, और वो था ऐना का डॉक्टर जो कि इतने दिनों से उसकी देखभाल कर रहा था। वो क्लारा से बोलता है कि मैंने ऐना से काफी बार बातें की है, वो मेरे यहाँ काफी दिनों से इलाज करवाने के लिए आती रहती है, तो वो पूरे तरीके से अपनी सारी की सारी समस्याओं को मुझे बताती रहती है, और आप उसे गोद नहीं ले सकती, और उसका मेन कारण है आपके दोनों बेटे आंद्रे और जैकब, क्योंकि वो इसे काफी ज्यादा परेशान करते हैं। और आज तक आप भी जानती हैं कि इसने अपनी जिंदगी में कितनी सारी परेशानियों को झेला है, और मैं नहीं चाहता कि ये आगे भी इसी तरह परेशानियों को झेलती रहे। लेकिन क्लारा कहती है कि मैं अपने बच्चों को समझाऊंगी और उन्हें बताऊंगी कि ये उनकी बहन है, कोई दुश्मन नहीं, और वो इससे लड़ाई करना बंद करें। लेकिन वो डॉक्टर नहीं मानता, और उसने ये बात कही कि अगर उनके बीच सुधार होता है तो वो ही इस बात की इजाजत क्लारा को दे देगा कि वो इस लड़की को एडॉप्ट कर सकती है। और क्लारा के दिमाग में भी पता नहीं कौन सा फितूर चढ़ा हुआ था कि वो इस लड़की को एडॉप्ट करने के लिए बेताब होती जा रही थी। उसने अपने बेटों को डराना धमकाना शुरू किया और बेवजह उनकी पिटाई करनी शुरू कर दी, क्योंकि उसका मानना था कि वो अपने बेटों को समझाकर और इस तरह गुस्से से उन्हें धमका कर रखेगी तो वो इस लड़की को परेशान नहीं करेंगे। हो सकता है वो मजाक मजाक में इसे इस तरह से कुछ कह देते होंगे, तो अब वो इसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। और लगभग 1 महीने बाद फिर से वो डॉक्टर से ये बात कहती है कि अब मैंने अपने बेटों को बिल्कुल अच्छे से समझा दिया है और अब वो इसे परेशान नहीं करेंगे, तो प्लीज आप लोग इस प्रोसेस को आगे बढ़ाइए, मैं इसे गोद लेना चाहती हूँ। तो वो डॉक्टर फिर से कहता है कि मैंने ऐना से बात कर ली है और वो लड़के अभी भी नहीं सुधर रहे, अभी भी वो इसे छेड़ते हैं और इसे चिढ़ाने का हमेशा काम करते हैं। लेकिन ये बात सुनकर क्लारा को और ज्यादा गुस्सा आता है और अब वो अपने बेटों को, जो कि उसके सगे बेटे हैं, उन्हें किसी भी टाइम, भले ही उसे गुस्सा आया हुआ हो या फिर छोटी छोटी ही बातें क्यों ना हो, उन्हें पीटना शुरू कर देती है। वो अपने बच्चों से ज्यादा उस लड़के का ख्याल अब रखने लगी थी, क्योंकि उसके दिमाग में यही बात चल रही थी कि इतनी छोटी सी लड़की को, प्यारी सी बच्ची को अपनी छोटी सी जिंदगी में कितने सारे दुख झेलने पड़ चुके हैं और अब वो नहीं चाहती थी कि आगे वो इस तरह के और दुख झेले, तो वो बस उसे एडॉप्ट करना चाहती थी और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। वो फिर से जाकर जब डॉक्टर से बात करती है तो अब की बार डॉक्टर ने ये बात कही कि आप बार बार इस बारे में बात ही मत कीजिए,
क्योंकि उन लड़कों में अभी भी कोई बदलाव नहीं आया है। और हाँ, अगर आप इस लड़की को अगर एडॉप्ट करना ही चाहती हैं तो उन लड़कों को थोड़ा सुधारने का काम कीजिए। अगर आपसे नहीं सुधर रहे हैं तो मैं आपको एक जगह बताता हूँ, आप वहाँ पर चले जाइए और उसके बाद वो अपने आप सुधार दिए जाएंगे। क्लारा इस बात के लिए भी राजी हो गई और आखिरकार उस डॉक्टर ने विस्का वास्का पेटिस्का नाम के एक गाँव का नाम बताया और उसका पूरा पता बताया और ये बात कही कि आप लोग वहाँ पर चले जाइए और उसके बाद इन लड़कों को पूरे तरीके से सुधार दिया जाएगा। उसके बाद भले ही आप इस लड़की को गोद ले लीजिएगा और इसकी जितनी भी समस्याएं वगैरह हैं आप अपने तरीके से सुलझाना चाहती हैं उन्हें सुलझा लीजिएगा। तो अपनी क्लारा के दिमाग में तो एक बात ये पुट बैठ ही चुकी थी कि वो इस लड़की को किसी भी कीमत पर गोद लेकर ही छोड़ेगी। तो वो अपने दोनों ही बेटों को लेकर उसी गाँव जा पहुँचती है जहाँ पर उसकी मुलाकात काफी सारे लोगों से होती है। उस टाइम क्लारा के साथ साथ उसकी बहन कैटरीना, वो 14 साल की लड़की और वो दोनों लड़के चले जाते हैं। वहां पर जाते ही वो पूरी बात बताते हैं कि कुछ इस तरह से हम इन दोनों लड़कों को सुधरवाने के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं और जिस तरह का भी आपका प्रोसीजर है प्लीज उसे शुरू कीजिए। और असल में अगर देखा जाए तो यहीं से आंद्रे और जैकब का नर्क की यात्रा शुरू होती है, क्योंकि वहां पर जाने के बाद उन लोगों ने उन लड़कों को सुधारने के नाम पर एक छोटे से पिंजरे में बंद कर दिया, जहां पर पूरा का पूरा दिन उन्हें घुटने के बल नीचे लेटकर रहना पड़ता था और पूरा दिन उन्हें बाहर तक नहीं निकाला जाता। वहीं पर वो सुसु करते, वहीं पर पोटी करते और जिस भी तरह का उन्हें खाना दिया जाता उन्हें खाना पड़ता और कभी कभार तो उन्हें खाना दिया भी नहीं जाता था। वो लोग उन दोनों लड़कों को अलग अलग तरह की प्रताड़नाएं दिया करते थे, सिर्फ और सिर्फ इस नाम पर कि वो लोग बस इन्हें सुधार रहे हैं, जिसके तौर पर वो लोग पानी से भरे हुए एक बाल्टी में उन दोनों लड़कों का सिर डुबा दिया करते थे और उस टाइम तक बाहर नहीं निकालते जब तक कि उनका सांस बिल्कुल खत्म ना हो जाता और वो दोबारा सांस लेकर अपने अंदर पानी ना खींचने वाले होते। जैसे ही उनका सांस खत्म होता तो वो लोग उन्हें बाहर निकाल लेते और जैसे ही वो लड़के एक दो सांस लेते तो उनका मुंह दोबारा से पानी में डाल दिया जाता और ये सारी की सारी चीजें होती उनकी माँ क्लारा के सामने। वो भी आंखें बंद कर लेती, पता नहीं किस तरह की वो माँ थी इन चीजों को देखकर, और नाम ये हो जाता कि वो उन्हें सिर्फ सुधार रहे हैं। धीरे धीरे करके इस टॉर्चर को और बढ़ाया जाता है और आगे चलकर वहां पर जो लोग सिगरेट पिया करते थे उनकी सिगरेट उन दोनों बच्चों को लगाने लगते हैं। वो जलती हुई सिगरेट जब उन दोनों बच्चों को लगती तो वो चिल्लाने लगते, लेकिन इस चिल्लाने वाले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी उन लोगों ने ढूंढ लिया, क्योंकि वो उनके मुंह पर टेप लगाने लगे। जब टेप लगा दी जाती तो वो बच्चे चिल्लाने की कोशिश करते, लेकिन पूरे तरीके से खुलकर वो चिल्ला भी नहीं पाते। एक दिन ऐसा भी आया जब उन दोनों लड़कों का हाल बेहाल उन लोगों ने कर ही दिया था। उसके बाद वहां पर मौजूद एक व्यक्ति ने एक चाकू लेकर जो आंद्रे का कूला था उसके ऊपर से मांस काटना शुरू कर दिया। अब आंद्रे चिल्लाने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह पर टेप बंधी हुई थी। वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, वो चिल्ला नहीं पा रहा था। इस टाइम उसका मुंह लाल हो चुका था, आंखें आंसुओं से भरी खड़ी थी। लेकिन ये सारी चीजें उन लोगों को और भी परेशान तब कर देती हैं जब वो लोग देखते हैं कि ये सारी चीजें उसकी माँ उनके सामने खड़े होकर देख रही है। वो बंदा उसके कूल्हे पर लगी स्किन को काटकर फिर से उसके ऊपर जलती हुई सिगरेट लगाने लगता है। वो दोनों ही लड़के अभी काफी ज्यादा छोटे थे, जिसके कारण बिना किसी ताकत के वो सिर्फ रोने के अलावा कुछ नहीं कर पाए। ये सारी चीजें जब हो चुकी थी तो उन्होंने उनके मुंह से पट्टी निकाली और जो वो मांस का टुकड़ा उनके शरीर से काटा गया था उन्हें ही खिलाना शुरू कर दिया। वो दोनों ही रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, लेकिन वहां पर मौजूद ना तो उनकी माँ को उन पर तरस आया और ना ही ये सारे काम करने वाले उस व्यक्ति को। इसी तरह के काफी सारी और भी यातनाएं उन लोगों को दी जाती हैं और ये सारा काम जब पूरा हो चुका था, वो दोनों ही लड़के लगभग अधमरे हो चुके थे, तो उस डॉक्टर ने कहा कि अब शायद ये लड़के थोड़े थोड़े सुधर चुके हैं और तुम चाहो तो अब इन्हें वापस अपने घर पर ले जा सकती हो। वो लोग उन्हें वापस अपने घर पर ले आते हैं, लेकिन अब तक उस डॉक्टर ने क्लारा के घर पर एक ऐसा रूम बनवा दिया था जहां पर उन दोनों लड़कों को अपनी पूरी जिंदगी बितानी थी। वो कमरा बिल्कुल एक टॉर्चर रूम जैसा था, जहां पर काफी सारा कबाड़ पड़ा हुआ था और एक ऐसा कैमरा भी लगा हुआ था जिससे बाहर मौजूद उनके घर वाले ये बात देख पाए कि आखिरकार ये दोनों लड़के अंदर क्या कर रहे हैं। वो लोग उन लड़कों को लाकर उस रूम में डाल देते हैं जो कि खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाया गया था और साफ हिदायत उन्हें ये दे दी जाती है कि वो आपस में भी एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। ये सारी चीजें हो जाने के बाद आखिरकार क्लारा ने डॉक्टर से ये बात पूछी कि क्या अब मैं इस लड़की को गोद ले सकती हूँ, और डॉक्टर ने भी कहा कि हाँ, तुम इसका पूरा ख्याल रखोगी, इस बात का हमें विश्वास हो चुका है और तुम इसे गोद ले सकती हो, लेकिन कोर्ट में जाकर उसे गोद लेने के लिए लीगल तरीके से उसके डीएनए की जरूरत पड़
करने वाली थी, लेकिन ये बात सुनते ही डॉक्टर ने साफ इनकार कर दिया इस बात से कि इस लड़की को डीएनए देने की परमिशन नहीं है। अगर ये काम करती है तो इसकी जान जोखिम में पड़ सकती है। लेकिन अब तक क्लारा बिल्कुल अकल से अंधी हो चुकी थी, जिसके बाद उसने ये बात कही कि कोई बात नहीं, अगर आप इसका डीएनए मुझे नहीं लेने दे सकते तो मैं किसी न किसी और लड़की का जुगाड़ कर लूंगी, जिसका डीएनए ले जाकर हम लोग कोर्ट में साबित कर देंगे कि ये इसी लड़की का है, और उसके बाद लीगली तरीके से ये लड़की क्लारा के पास आ जाएगी। और ये सारी की सारी चीजें वो कर भी लेते हैं। क्लारा के पास अब एना परमानेंटली आ चुकी थी, कैटरीना भी अब उनके साथ ही रहा करती थी, और अब उन दोनों लड़कों को नीचे उस बेसमेंट में पहुंचा दिया गया था, वो भी परमानेंट। सिर्फ खाने पीने की चीजें उन्हें दी जाती थी, और वो भी कभी कभार। और उसके बाद टाइम आता है वो वाला जब उस बंदे ने अपने बच्चे के लिए एक बेबी कैमरा लगाया था उसके रूम में, लेकिन गलती से उन दोनों लड़कों वाले रूम के कैमरे से उस बच्चे का पिता उन्हें देख लेता है, और उसके बाद पुलिस को कंप्लेंट कर देता है। पुलिस यहाँ पर आती है और उसके बाद इन लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। इस बारे में तो सब कुछ आप जानते ही होंगे, लेकिन ये सारी चीजें पता चलते ही पुलिस जा पहुंचती है उस जगह पर भी, उस गांव में भी जहां पर कि आंद्रे और जैकब को रखा गया था, और वहां से वो जोसेफ स्क्रीला को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब जोसेफ को गिरफ्तार करके अपने साथ लाती है और इस केस पर पूरी तहकीकात करती है, तो उन्हें पता चलता है कि ये 14 साल की लड़की है ना, कोई लड़की नहीं, जबकि ये एक महिला है। ये 33 साल की है और इसका नाम बरबरा है। इसके पिता जोसेफ एक कल्ट को चलाते हैं जिसमें काफी सारे बंदे जुड़े हुए हैं, और जिस गांव में वो लोग उन दोनों लड़कों को लेकर गए थे वो गांव नहीं, जबकि एक जगह थी जहां पर वो कल्ट रहा करता था। यानी कि उस गांव में, उस जगह पर सारे के सारे वही बंदे रहा करते थे जो कि जोसेफ के कल्ट को मानने वाले थे। पुलिस थोड़ी और तहकीकात करती है तो उन्हें पता चलता है कि जो ये मेन कैरेक्टर यहाँ पर डॉक्टर का आया हुआ है ये कोई और नहीं जबकि वो जोसेफ ही है। जोसेफ ने अपने कल्ट को और ज्यादा प्रसिद्ध करने के लिए, इसमें काफी सारे और बंदों को जोड़ने के लिए बरबरा को उनके सामने खड़ा कर दिया था, और ये बात बोली थी कि ये उसकी बेटी है जो कि आज लगभग 33 साल की हो चुकी है, लेकिन आज भी अगर इसके शरीर को देखा जाए, इसके बॉडी स्ट्रक्चर को देखा जाए तो ये बिल्कुल ऐसी है जैसे कि 10 से 12 साल की लड़की हो। और इसका मतलब शायद तुम लोग ना समझ पाओ, लेकिन तुम लोग मेरे कल्ट में हो तो इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बनती है कि मैं बताऊं कि इसके पीछे क्या सीक्रेट है। तो दरअसल भगवान मेरी बेटी के रूप में हमारे यहाँ पर पैदा हुए हैं, और यही है जो हम सबका कल्याण करने वाले हैं। उसके कल्ट वाले लोगों ने भी देखा था कि ये लड़की आज से लगभग 30-35 साल पहले पैदा हुई थी, लेकिन आज भी इसकी हालत बिल्कुल ऐसी है जैसे कि 10 से 12 साल के किसी लड़के या फिर लड़की की होती है। इसके कल्ट के रूल काफी ज्यादा कठोर थे, और यही कारण था कि उस गांव में जहां पर कि इसका पूरा का पूरा कल्ट रुका हुआ था, उन दोनों लड़कों के साथ इतने सारे जब अत्याचार होते हैं तो वहां पर कोई भी कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन क्लारा ये बात भी पूछती है कि ये 2 बार इस तरह तस्करी में पकड़ी गई थी और ये अपने आप को बचाकर वापस आ गई थी, ये सारा का सारा क्या खेल था। तो जोसेफ ने बताया कि क्लारा की बहन कैटरीना भी उनके साथ मिली हुई थी, और ये बार बार किडनैप नहीं हो रही थी, जबकि ये तो बड़े ही मजे से घूम रही थी, और बस ये सारी की सारी तुम्हें बातें बताने के बाद ये कुछ दिनों बाद वापस आ जाया करती थी, ताकि इसको लोगों से सिंपैथी मिले और लोग इसके थोड़ी कद्र करें, इसके साथ थोड़ा प्यार करें। ये सारी चीजें जब पुलिस को पता चलती है तो इस केस को कोर्ट में पहुंचाया जाता है, और वहां पर जाने के बाद क्लारा को अपने लड़कों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करने के कारण 9 साल की सजा सुनाई जाती है। कैटरीना को भी 10 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन जो सबसे अजीब बात थी, जो कि 14 साल की लड़की बनकर घूम रही थी, असल में 33 साल की थी, बरबरा, उसे सिर्फ 5 साल की सजा सुनाई जाती है, जो कि इस कहानी का मेन कैरेक्टर था। बरबरा के पिता जोसेफ को भी 7 साल की सजा सुनाई जाती है, और आज के टाइम पर अगर देखा जाए तो हो सकता है ये सारे लोग बाहर बड़े ही मजे से घूम रहे होंगे। लेकिन उन दोनों लड़कों का क्या जिन्होंने इतनी सारी प्रताड़नाएं सहन की। वैसे दोस्तों, आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।